अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम सर, सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा जी, चैप्टर 6 यकीनन ख़त्म हो गया होगा या कुछ उसका पार्ट रह गया है? जी दोस्तों, सब वीकली क्लासेस ले रहे हैं ना? सॉरी सर, मैं पिछले तकरीबन 3 लेक्चर नहीं ले सका। खाला बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। कहाँ तक पढ़ा है, क्या कुछ पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं है। ओके। तुफ़ैल आपको पता है? तुफ़ैल भी मौजूद नहीं है। आमिर, अच्छा ऐसा कौन सा बंदा है जिसने लास्ट क्लास ली थी? इतनी खामोशी क्यों है दोस्तों? चलें, मुझे जो पता है चैप्टर 6 का कुछ पार्ट रह गया है जो कि रऊफ़ थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करके उसे कंप्लीट करवाएंगे। और कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में हम चैप्टर 7 को कवर करेंगे और चैप्टर 7 में क्या चीज़ें हैं। अच्छा, चैप्टर 6 में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? कोई समरी करके मुझे बताएगा? जी दोस्तों, कोई समरी करना चाहेगा चैप्टर 6 में आपने क्या चीज़ें कवर की? चाहे 2 पॉइंट याद हों लेकिन उसको आप कम से कम बताएं तो। सर टेक्स्ट के साथ हमने उसमें थोड़ी सी इस पे काम किया था, ब्लेजिंग टेक्स्ट। उसमें उसको टेक्नाइजेशन और उसमें उसको पैराग्राफ को टॉपिक देना, और फिर इस तरह की चीज़ें उसमें हमने कवर की थी। ओके, परफेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने एनएलपी को थोड़ा यानी डेप्थ में जाके देखा है कि एनएलपी क्या चीज़ है, किस तरह उसकी टोकनाइजेशन या आपके प्री डिफाइंड अल्गोरिथम कह सकते हैं, आर्किटेक्चर कह सकते हैं, या मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आप कोई किस तरह डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो प्रीवियस ये जितने भी चैप्टर हैं, इन तमाम चैप्टर्स के अंदर हमने प्री ट्रेन आर्किटेक्चर और प्री ट्रेन मॉडल, जिसमें हमें वन लाइन ऑफ कोड मशीन लर्निंग का ना लिखना पड़े, तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग का कोई कोड नहीं लिखा। हमने प्री डिफाइंड जो एल्गोरिथम थे या प्री ट्रेन जो मॉडल थे उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए अपने मॉडल को डिप्लॉय किया था। ठीक है। अब चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 में ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हम चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। ओके जी। ओके, तो इससे पहले हमने जो काम किया है, हमने बिल्ट इन एल्गोरिथम और को ट्रेन किया, उसी को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को डिप्लॉय किया, और आपने एक लाइन ऑफ कोड भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं किया या डीप लर्निंग का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको अपना पूरा मॉडल का आर्किटेक्चर, उसका कोड लिखना पड़ता है। लाइक मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह आपने टेंसरफ्लो के ऊपर, फंक्शनल एपीआई के ऊपर कि भाई इनपुट लेयर क्या होगी, मिडल लेयर क्या होंगी, हिडन लेयर्स क्या होंगी, आउटपुट लेयर्स क्या होंगी, उनके ऊपर कौन कौन से पैरामीटर्स अप्लाई होंगे, यानी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने खुद डिफाइन करनी होती है स्क्रैच से। तो इस तरह की अगर आपको काम करना है तो चैप्टर 7 जो है आपको यही काम करना सिखा रहा है। ये आपको टेंसर फ्लो के ऊपर किस तरह यानी आपकी डिप्लॉयमेंट होती है कंटेनर बना के, तो डॉकर क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो डॉकर के थ्रू किस तरह आप इमेज बनाते हैं, उसको अमेजोन की यानी जो रेपोजिटरी है जहाँ पे सारी की सारी इमेजेस प्री यानी मौजूद हैं, उनके अंदर आप किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं किसी इमेज को डाउनलोड करके। ये किसकी बात हो रही है? कंटेनर की। तो किसी भी कंटेनर की इमेज को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर किस तरह आप चेंजिंग करते हैं, उसके अंदर किस तरह आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये सारी यानी फैमिलियरिटीज़ जो हैं आपको चैप्टर 7 में मिलेंगी। ठीक है। तो चैप्टर 7 में क्या करने जा रहे हैं, हम अपना कोड लिख के, अपनी इमेज बना के, अपना कंटेनर बना के अमेज़ॉन की सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करें। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहें
अगर आप टेंसरफ्लो पे काम करते हैं, आप टेंसरफ्लो पे काम करें, आप थियानो पे, आप पाईटॉर्च पे, एक्स वाई जी मशीन लर्निंग के यानी जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं डिफ़ॉल्ट आपको फ्रेमवर्क, आप उनको यूटिलाइज करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी लोकल मशीन के अंदर भी उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, देन आप उसकी जो डिप्लॉयमेंट है फाइनली आप अमेजोन की जो मशीन क्या नाम है इमेज रेपोजिटरी है जिसे हम क्या बोलते हैं EC2 है, क्या है, कंटेनर इमेज सर्विस है ना इसकी, जहाँ पे हम अपनी तमाम इमेज कंटेनर वगैरह उठाते हैं। तो अभी तक हमने प्री ट्रेन जो भी यानी मॉडल उठाए थे, आर्किटेक्चर उठाए थे, असल में हमने वो अमेजोन की इमेज रेपो से उठाए थे। क्या नाम है उसका, आगे वैसे नाम आने भी वाला है, किसी को याद है? जी दोस्तों, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, क्या डर लग रहा है? देखिए हम बोला करें चाहे गलत बोलें, मैं किसी को नाम से हाईलाइट नहीं कर रहा, मुझे कोई किसी का नाम या शक्ल याद नहीं होने वाली। तो टू वे कम्युनिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि हाँ आपको क्या चीज़ें याद हैं, क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। तो कोशिश करा करें, ये जो आपका डर है ना बोलने वाला, अब तो यार Q4 में हम लोग आ गए, Q1 से लेके Q4 2 साल हमें होने वाले हैं, 2 साल हम लोगों ने साथ गुजारे, उसके बाद भी इतनी खामोशी क्यों है? सर खामोशी का मतलब लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा मुझ समय। तुमने तो 3 क्लासें नहीं ली ना। हाँ ये वजह भी है सर। ये बहुत बड़ी वजह है। ओके, चले उससे पहले तो लिए है ना। अच्छा ये कुछ याद है कि हम कंटेनर क्या होते हैं इसके, जो अमेजोन सर्विस देता है वहाँ पे जितने भी आपके प्री ट्रेन यानी मॉडल हैं या आर्किटेक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ याद आ रहा है एनीवन? चाहे बिलर से याद आ रहा हो, आप कुछ ये तो यस बताएं। सर, याद आ रहा है। जी तो हैदर क्या यानी माइंड में क्या इमेज आ रही है, कंटेनर यानी वगैरह क्या हो? वहाँ से हम प्री ट्रेंड जो मॉडल ट्रेंड हुए हैं उनकी इमेज वहाँ पे पड़ी हुई है, उन इमेज को हम डाउनलोड करते हैं, उनके अंदर चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, या ऐसे उसको हम रन कर सकते हैं अपने पास, उसको मतलब फर्दर यूज कर सकते हैं। सर अच्छा, कैगल से भी उससे ले सकते हैं ना सर? कैगल से तो डेटा सेट है ना, कैगल से तो हम डायरेक्टली यानी कनेक्टिविटी करके वहाँ से डेटा यहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो कैगल का भी ये फ़ायदा है, कैगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंटेनर डॉकर के ज़रिए ना हम जितनी भी इमेज बनाएंगे ना वो डॉकर के ज़रिए बनाएंगे। अच्छा डॉकर के ज़रिए बनाने का क्या फ़ायदा पता है? हमने डॉकर का यानी क्या फ़ायदा होता है कि जितना लोड आएगा ये एक आइसोलेशन आपके यानी इन्वायरमेंट के अंदर एक आइसोलेट इमेज बनाता है, यानी एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग बना देता है। उसके अंदर आपकी वो सर्विस चली होती है, जो माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप 500 लोड या मिलियंस ऑफ यूज़र का लोड आ जाए तो ये आइसोलेट वाली ये जो आपके ना मशीन की इमेज है इसके कंटेनर अप होते रहते हैं, और जैसे ही यूज़र कम होते हैं वो कंटेनर डाउन होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है, इसे हम वर्टिकल स्केलिंग भी कहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्केलिंग कहलाती है। वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजेंटल स्केलिंग का फ़र्क याद है? मोनोलिथिक आपकी एप्लीकेशन पुरानी होती थी, अब माइक्रो यस सर। सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोई रिव्यू करेगा ताकि सबको यानी ये समझ आ जाए, जो भी सर आपके जहन में इसमें बोलिए। सर इसमें वर्टिकल स्केलिंग में ये होता है कि आपके पास जो मशीन है उसको आप कितना अपग्रेड कर सकते हैं, उसके रैम बढ़ा लिए, उसके अंदर एसएसडी लगा ली, उसकी मेमोरी कर ली, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आप ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये होता है जितना लोड आता जाता है आपकी पैरेलल मशीन ऐड होती जाती है और उसकी स्पीड स्लो नहीं होती, डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपकी प्रॉपर रहती बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो खुद ब खुद यानी आपके एक काम को करने के लिए 10 मशीनें भी आप हो जाती हैं। ठीक है, एक प्रोसेस इसकी देखिए सिंपल एग्जांपल है। एक कंप्यूटर है जो एक वक्त में 100 बंदों को हैंडल कर सकता है। अब 2000 का हमारे पास आ गए बंदे, तो हमें 10 मशीनें या 20 मशीनें लगाना पड़ेंगी। तो वो 20 मशीनें सारी की सारी एक साथ अप होके वो 2000 यूज़र को 1 मिनट में परफॉर्म कर देंगी। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट होते हैं आपकी हॉरिजेंटल स्केलिंग से। अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स भी आ जाएंगे तो वो हॉरिजेंटल मशीन वो खुद ब खुद बढ़ाता रहेगा। तो ये इससे बेनिफिट मिलते हैं हमें हॉरिजेंटल स्केलिंग, जिसे हम माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, हम जिसको कंटेनर सर्विस भी कहते हैं। डॉकर टोटली इसी के ऊपर डिपेंड करता है, 25 से 30 इसकी कमांड है डॉकर की।
अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये मेरी रेपो के ऊपर भी पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि अभी तक हमने जो काम सीखा, पहले से बने हुए मॉडल को इस्तेमाल किया, उसके अंदर हमने यानी कोई एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा था मशीन लर्निंग का, और मॉडल को पूरा हमने एंड टू एंड डिप्लॉय कर दिया था, पूरी एक एपीआई बना दी थी, पूरी एक एप्लीकेशन बना दी थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं। इस सिनेरियो में क्या करने वाले हैं कि हम अपना कोड खुद लिखेंगे, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का। ठीक है, हम अपना कोड लिखेंगे, और अपना कोड लिखने के बाद हम उसको अमेजोन की मैच किस तरह बना सकते हैं, ताकि हमारी इस सर्विस को, जो भी मैंने मॉडल ट्रेन किया है, उसको दूसरे बंदे भी इस्तेमाल कर सकें, अगर उसको आप पब्लिक एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम हम करने वाले हैं। अच्छा जी, देखें इसमें क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल विद मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ठीक है, तो किस तरह डिप्लॉय करना है और किस तरह ट्रेन करना है, और मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क मशीन लर्निंग के जो जो हैं। मुझे 2-3 फ्रेमवर्क के नाम कोई बताना चाहेगा कौन कौन से हैं सर जिस पर हम डीप टेंसरफ्लो, लर्निंग करते हैं? टेंसरफ्लो, टेंसरफ्लो, थियानो, पियानो, पाइटॉर्च। PyTorch। और कॉग्निटिव, और इस तरह यस। बहुत यानी हमारे पास अवेलेबल है मुख्तलिफ काम के लिए। हर फ्रेमवर्क के अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये हम डिपेंड करते हैं हमारी टास्क क्या है। तो उस टास्क के लिए उस स्पेसिफिक चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, हर चैप्टर के अंदर वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट सेम ही बता रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ डॉकर की इसने कहा है कि डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, तो आई थिंक डॉकर भी आप सबके पास इंस्टॉल होगा ना यकीन। यस सर। और मेरे पास डॉकर था तो यार, चलो देखते हैं कहाँ गए हम। ये, तो ये आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको ना 2 या 3 फ्रेमवर्क के ऊपर डिप्लॉयमेंट सिखा रहा है, सब पे नहीं करवा रहा है एक साथ। तो आप लोगों को करना क्या है, ये आप लोग की टास्क होगी। सबसे पहले आपको टेंसरफ्लो, थियानो, और जो भी आपके दूसरे फ्रेमवर्क हैं डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल हैं इस पे, उसकी कंटेनर को उठा के उसके अंदर आपको बॉस्टन हाउस वाले रिग्रेशन वाला काम किया था आपने। आपने 2-3 दफ़ा ये रिपीट कर चुके हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम याद है, बॉस्टन हाउस? जी, किसी को याद है? यस सर, हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट की थी हमने। बिल्कुल परफेक्ट। तो उसी को हम ट्रेन कर लेंगे, सबसे आसान मॉडल वही है, या आप चाहें तो एमनेस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मॉडल आपको सबसे आसान लगे उसको आपको मुख्तलिफ फ्रेमवर्क के ऊपर क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय कैसे करेंगे, वो एक का भी आ जाएगा, वो सबकी डॉक्यूमेंटेशन की ना आपको लिंक दे रहा है, और उसके थ्रू आपको जाके डिप्लॉय करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कोई भी एक यानी आप प्रॉब्लम लें, बाइनरी क्लासिफिकेशन के ले लें या एमनेस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के ले लें, और उस सेम प्रॉब्लम को आप 2 या 3 फ्रेमवर्क के ऊपर डिप्लॉय करें। इससे आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि भाई मैं काम जानता हूँ पाइटॉर्च पे भी, मैं ये सेम काम किस पे कर सकता हूँ, थियानो पे भी कर सकता हूँ, कॉग्निटिव पे भी कर सकता हूँ, या फिर आप टेंसरफ्लो के तो आप चीते बंदे हैं, ये उम्मीद करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। अब हमारे पास जो ओपन सोर्स अमेज़न के ऊपर यानी बिल्ट इन हमारे पास मौजूद है फ्रेमवर्क, वो यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। अच्छा देखिए, फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या है, आप अगर अपनी लोकल मशीन में काम करें तो सबसे पहले तो आपको टेंसरफ्लो अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, टेंसरफ्लो का कोई भी नया वर्जन आता है तो आपको हर दफ़ा उस वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ऐसा ही है जी दोस्तों। जी सर। ओके, तो अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा फिर अब देखिए और प्रॉब्लम क्या है, मैं काम कर रहा हूँ लिनक्स के ऊपर, यूबेंटू के ऊपर, आप काम कर रहे हैं लाइक दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइक विंडोज़ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पेबिलिटी या फिर आपका डिपेंडेंसेस आपके सिस्टम के ओएस के मुताबिक अलग अलग हैं।
तो हर दफ़ा ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको एक मॉडल बना के दूँ जो कि पाइटोर्च पे चलता हो, तो आपको पहले पाइटोर्च इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज़ में, और फिर वो कोड यानी इस काबिल होगा कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चेंज होता है तो डिपेंडेंसीज भी जो हैं उसकी चेंज हो जाती हैं, उनकी अपडेशन, ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता है। ठीक अस्सलाम है, जब वालेकुम हम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ लैपटॉप चार्ज लगा लीजिए, कहीं ऑफ ना हो जाए। जज़ाकल्लाह। ओके, अच्छा रऊफ ने हमें ज्वाइन कर लिया? नहीं, ठीक है, रऊफ थोड़ी देर बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि आप अपनी एक लोकल मशीन पे काम करते हैं, एक फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज, उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिपेंडेंसीज लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस अलग है, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं वहाँ पे यही सारे काम करने का प्रोसीजर अलग होगा, उसकी डिपेंडेंसीज अलग होंगी। ठीक है, तो ऑपरेशन टीम जब यानी विंडोज से उठा के हम लिनक्स के ऊपर जब अपने मॉडल को एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे तो बहुत सारे एरर्स आते थे डिपेंडेंसीज के, और वो फिर ऑपरेशन टीम को रिजॉल्व करना पड़ते थे, वहीं बैठ के वो सारी डिपेंडेंसीज सब चीज़ें इंस्टॉल करती थी, फिर वो एप्लीकेशन काबिल होती थी कि वो एग्जीक्यूट हो सके या चल सके। डॉकर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपने डॉकर इमेज बना दी, डॉकर ये कहता है कि अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपकी टेंशन नहीं है। अगर डॉकर वो सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं उस इमेज को सिर्फ वहाँ पे क्या करूँगा, पुश करूँगा, और उस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज डॉकर खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करेगा और अपने कंटेनर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको चला देगा। ये चीज़ समझ आई जो मैंने कहा? डॉकर का क्या फ़ायदा जी है? सर। ओके ग्रेट। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क क्या है और किस तरह हमें यानी ये चीज़ें मिल सकती हैं, किस तरह इंस्टॉल करना है। साइकिट लर्न आपने पहले से इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, एसके लर्न, साइकिट लर्न। तो साइकिट लर्न भी हमारे पास ओपन सोर्स लाइब्रेरी है या ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसको आप क्या करते हैं, आप मॉडल की यानी जो भी मैट्रिक्सेस होती हैं उनको मेजर करना, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रेंड, टेस्ट, वैलिडेट, ठीक है, या इसके अलावा और जो आपके पास वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप यानी परफॉर्म करवा सकते हैं सिर्फ एक फंक्शन से। अच्छा, फिर दूसरे मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम हैं, डिसीजन ट्री, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, और इसके अलावा क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकिट लर्न। तो साइकिट लर्न बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल हमारे पास ओपन सोर्स लाइब्रेरी के लिए इसको, या फ्रेमवर्क के लिए। ऊपर इसने फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखें इसको लाइब्रेरी कर दिया। तो आप देखें जब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो क्या साइकिट लर्न आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ती है? नो। ठीक है, तो इसका मतलब है साइकिट लर्न क्या हो गई, एक लाइब्रेरी। अच्छा, मुझे कोई बताएगा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है, जो भी जहन में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऑथेंटिक कोई यानी डेफिनेशन दें, आपके जहन में जो भी इसकी डेफिनेशन आती है वो आप दे सकते हैं। सर लाइब्रेरी में हमें डिटेल में कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब अगर कोडिंग की पर्सपेक्टिव से बात करूँ कितनी डिटेल कोडिंग करनी पड़ती है, तो लाइब्रेरी जो होती है वो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करती है, थोड़े से एपीआईज, और हमें डिटेल्ड कोडिंग करनी पड़ती है। जबकि फ्रेमवर्क में काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान की भी होती हैं, हमने सिर्फ पैरामीटर्स वगैरह पास करने होते हैं मोस्टली। जैसे टेंसरफ्लो में हालांकि न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी इंटरनली डिटेल्ड हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सिंपल सी एक लाइन कॉल करके और बस पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो हमारे लिए फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा काम, जैसे मतलब नेम से भी वाज़ेह है कि फ्रेमवर्क है, पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है हमारे लिए, सिर्फ हमने थोड़ी सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। ओके, सही। अच्छा देखें, लाइब्रेरी जो होती है ना ये लो लेवल है, और फ्रेमवर्क जो है ना, फ्रेमवर्क मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को उठा के एक आपको ना स्मूथ प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आप 10 या 12 जो भी लाइब्रेरीज नीचे कनेक्ट है ना, उनको इस्तेमाल करते हुए एक नई एप्लीकेशन आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यानी आपको इतना सारा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, लाइब्रेरी है हमारे पास टेंसरफ्लो,
ठीक है, सॉरी ये लाइब्रेरी नहीं, हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क। अच्छा, हमने जब इनिशियल पढ़ा था, अपना कोर्स स्टार्ट किया था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि टेंसरफ्लो जो है ये इनिशियली क्या किया था, एक फ्रेमवर्क के तौर पे, लाइब्रेरी के तौर पे इसने लिखा था। बैकएंड के ऊपर आप चाहें तो टेंसरफ्लो से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, क्या नाम है, थियानो को, थियानो नहीं, क्या है, कैरिस को, सॉरी। तो कैरिस जो है ये एक फ्रेमवर्क बनाया था, लाइब्रेरी बनाई थी। बैकएंड पे आप जाएं तो थियानो, कॉग्निटिव या फिर टेंसरफ्लो को कनेक्ट कर सकते थे, ऐसा ही। अच्छा, तो अब फायदा क्या है कि आप अपर लेयर पे वो फंक्शंस के अंदर चीजें पास करते हैं सेम सिंटैक्स है, और बैकएंड के ऊपर चाहें तो आप थियानो चला लें, बैकएंड के ऊपर चलाएं तो कॉग्निटिव चला लें, या फिर आप दूसरा कोई यानी फ्रेमवर्क यानी वो चला सकते थे जो कि डीप लर्निंग को सपोर्ट करता है, ऐसे ही। तो ये तो फ्रेमवर्क एक अपर लेयर आपको दे दी, जिसके यानी बैकएंड के ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत आसानी से एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी जो होती है वो लाइब्रेरी एक यानी उससे लो लेवल होती है, यानी उसकी यानी सब पार्ट कह सकते हैं फ्रेमवर्क का, और वो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनी होती है। फ्रेम वर्क जो है वो क्या है, आपका जनरल पर्पस के लिए और आसानी से कोई एप्लीकेशन पूरी बिल्ड करने के लिए, जबकि लाइब्रेरी क्या है, लो लेवल के ऊपर काम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइकिट लर्न क्या है। तो साइकिट लर्न स्पेसिफिक है मशीन लर्निंग की सारी लाइब्रेरीज जो मैक्सिमम हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा वैलिडेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, या परफॉर्मेंस मेजर्स की जो मैट्रिक्स वगैरह हैं, वो साइकिट लर्न से हम बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्स टी बूस्ट, ठीक है, एक्स टी बूस्ट एल्गोरिथम को हमने डीपली भी पढ़ा था, लाइक क्वार्टर 2 में पढ़ा था या क्वार्टर 3 के अंदर, ठीक है। जो वीक लर्नर को, बूस्टिंग एक टेक्निक है ना जो कि वीक लर्नर को कन्वर्ट करता है स्ट्रॉन्ग लर्नर में, ठीक है। तो इसमें सॉफ्ट वोटिंग और हार्ड वोटिंग होती थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपकी देखें, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और रैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो इसकी या कैरिस, इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत है मुझे, या कोई और देना चाहेगा इसके ऊपर कोई डेफिनेशन? कैरिस क्या चीज है भाई, कैरिस या टेंसरफ्लो, एनीवन? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इसको? सर डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क है, यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ है वैसे। हमारे हमारे लिए डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि हम थोड़ी सी इसमें ट्विकिंग करें और अ, हमारा काम हो जाए, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, और और कैरिस? डेटा प्री प्रोसेसिंग भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, मतलब डीप लर्निंग का पूरी पाइपलाइन है। और कैरिस बेसिकली अब जो बिल्ट इन आती है टेंसर फ्लो में, लेकिन पहले ये उसके ऊपर जैसा आपने बताया कि बैक एंड पे टेंसर फ्लो का इंजन या थियानो का इंजन यूज करते थे। और कैरिस ऊपर से एक एपीआई प्रोवाइड कर देता है, वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से। लेकिन अब वो बिल्ट इन आती है टेंसर फ्लो में, तो हमें जो है लो लेवल पे जाके टेंसर फ्लो यूज नहीं करनी पड़ती, हमें कैरिस की फंक्शनैलिटी के थ्रू एक हाई लेवल एपीआई मिल जाती है, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और मतलब इजी टू लर्न है। ग्रेट फैजान, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो अच्छा नेक्स्ट पाईटॉर्च है। पाईटॉर्च फेसबुक ने यानी डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क जो है ये लॉन्च किया था, और इसके ऊपर बहुत यानी लोग अभी आप देखें तो पाईटॉर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रिसर्च वर्क में, ठीक है। तो रिसर्च वर्क में पाईटॉर्च आपको बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी। इसके भी कैरिस, टेंसरफ्लो, इन दोनों के अंदर कुछ यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो कुछ फीचर्स में यानी कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो गूगल जाके करें टेंसरफ्लो वर्सेस पाईटॉर्च, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है, टेंसरफ्लो भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है। और इसी तरह आप अपाची एमएक्स नेट, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है। इसी तरह ग्लॉन एक यानी नई यानी आपके पास फ्रेमवर्क है जो कि कंप्यूटर विजन स्पेसिफिक है, ठीक है, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। इसी तरह चैनल है, ये भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है। री के लिए इन्होंने इंटेल कोच या रे आर लिब, ये आपके पास है। अच्छा, हमारा जो फोकस है वो फोकस होगा टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, ठीक है, और सबके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसने जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करवाई है साइकिट-लर्न, एक्सजीबूस्ट, टेंसरफ्लो के ऊपर करवाई है, बाकी आप लोग को खुद इम्प्लीमेंट करना है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी रनिंग एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें। रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है? जी कर लिया मैंने। ओके, ग्रेट। तो आज हमें रऊफ यानी चैप्टर 6 जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करवाएंगे। देन चैप्टर 7 की कुछ यानी टेक्निकल चीज़ें होंगी, तो रऊफ उन्हें यानी कवर करेंगे। तो रऊफ, ओवर टू यू। मैं आपको हॉस्ट बना रहा हूँ बल्कि, ताकि आप क्लास वगैरह तमाम चीज़ें एंड कर सकें। ठीक हो गया। चैप्टर 7 जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप कवर करेंगे या इसी में ही? ये आपके ऊपर है। चैप्टर 7 जहाँ से आप यानी चैप्टर 6 को कंप्लीट करने के बाद टाइम बचता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। जी रऊफ, आप अब आप होस्ट हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे ठीक हैं? सर, आप ठीक हैं सर? जी ज़बरदस्त। आप लोग सुनाएं, कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर, ट्राई तो कर रहे हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आप लोग शेयर करते? सर मैंने कोशिश की लेकिन उसमें एक जगह पे वो डिप्लॉयमेंट में वो फेल हो गया था, तो उसमें जब मैंने क्रेडिट चेक किया तो वो डॉलर पड़ रहे थे, तो उसके बाद फिर उधर ही मैंने स्टॉप कर दिया था। अच्छा, वो एक चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि उसका ख्याल रखा करें कि पीछे बैंक को कॉल करके ना अपना सेशन ऑफ करवा लिया करें, कि अगर बाय चांस आप लोगों से कुछ ऐसा हो भी जाए जिससे आपके डॉलर कटना शुरू हो जाएं, तो वो अमेजोन जो है वो आपके अकाउंट से फेच ना कर सके रियल में। तो पीछे बैंक में सेशन आपका ऑफ होगा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, तो वो कोई पैसे नहीं आपके काट सकेंगे। तो ये काम लाजमी कर लिया करें, उसे ओपन ना छोड़ा करें। सर अगर हमारा वो सेशन ऑफ है तो हमारा मतलब है लेट्स सपोज $10 $15 बिल जनरेट हो जाता है, वो पेमेंट नहीं होती, तो फिर हम उसके लिए उसको कंप्लेंट भेजते हैं, वो फिर भी ऑफ नहीं करते। तो अगर हमारा सेशन ऑफ है, डिडक्शन नहीं होगी, तो वो हमारा ये ऑफ तो नहीं कर देगा, फ्रीज कर देगा, या क्या होगा नेक्स्ट नहीं, स्टेप? नहीं, नहीं। जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट बनाते हैं ना, उस वक्त उसने $1 की ट्रांजैक्शन करनी होती है चेक करने के लिए कि आपका सेशन ऑन है, वैलिड है सारा कार्ड। तो वो $1 की ट्रांजैक्शन करता है, आप अकाउंट से खींचता है $1, फिर वापस भेज देता है, रिटर्न कर देता है। तो सिर्फ उस वक्त उसने आपके ट्रांस अकाउंट के साथ थोड़ी डीलिंग करनी होती है $1 की। उसके बाद पूरा 1 साल तक वो आपके अकाउंट को कुछ नहीं करता, क्योंकि 1 साल तक फ्री है। तो सर मेरे पिछले लेकिन 2 महीने में तकरीबन $20 डिडक्ट हो चुके हैं। वो मैंने हर चीज़ ऑफ भी कर दी है, सारा कुछ किया, फिर भी बिल जनरेट होता है, उनको मेल भी की है, वो सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब है बिल डिडक्ट जनरेट तो लाजमी होता है, लेकिन क्या कटे भी हैं कि नहीं कटे असल में? कट गए हैं, फिजिकली कटे हैं। हाँ, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपने उसको ऑफ करवा लेना है, फिजिकली नहीं कटवाने हैं। ऑनलाइन सेशन अपना ऑफ करवा लेना, जब वो फिर काटने लगेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे वहां से। और नुकसान तो ये होगा कि फिर आप फर्दर नहीं उसको AWS को यूज कर सकेंगे। लेकिन आपके कम से कम कोई अगर बड़ा बिल बना है तो वो तो बच जाएगा ना, कि आपके एक्चुअल पैसे नहीं कट सकेंगे। तो दूसरा ये होता है कि फिर दूसरा इसका हल ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप नया अकाउंट बना लेते हैं, विज कार्ड वगैरह या किसी दूसरे बैंक का या किसी और के कार्ड से। या आप खुद भी ये काम कर सकते हैं कि अगर आप अपने बैंक को फ़ोन करें ना कि हमारा कार्ड जो है वो गुम हो गया या डैमेज हो गया, कोई इस तरह का बहाना लगा दें, तो वो बहुत मामूली से पैसे चार्ज करते हैं, या कोई बैंक तो बिल्कुल लेते भी नहीं है पैसे। तो वो आपको नया कार्ड भेज देते हैं। नए कार्ड से आने से ये होता है कि उसके ऊपर सारा वो सीरियल नंबर नया होता है, पहले वाला नहीं होता। तो आप अपने उसी को ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं नया अकाउंट बना के। अमेजोन को यही लगेगा कि ये नया बैंक अकाउंट है, नया बैंक कार्ड है। ठीक है, क्योंकि जब बैंक
कार्ड जब भी हमेशा नया आता है तो उसके ऊपर जो वो नंबर होता है वो हमेशा चेंज होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। हाँ जी सर, इस तरह नहीं कर सकते कि जब भी आप उस पे AWS पे काम करें तो एक नए IAM के साथ करें, और जब आप अपना काम खत्म कर दें तो अपने IAM यूजर को डिलीट कर दें, ताकि फिर जो से आपका जो भी जो आपने काम शाम किया, नोटबुक वगैरह वो सब खत्म हो जाए। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा IAM रोल अपना बना लें। असल में ये लर्निंग। बात है, IAM जब आप बिल तो रूट कर यूजर रहे होते हैं पे ना, जनरेट होगा ना। जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उस दौरान असल में वो बिल चार्ज हो रहा होता है। ये तो जब आप कोई भी एग्जांपल देखते हैं तो हमेशा उसकी आखिरी लाइन होती है एंड पॉइंट डॉट डिलीट। जब जो काम आपने किया है जस्ट ये लाइन लिखें, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। चाहे वो IAM को जाके डिलीट करें या वहां पर मैं कोडिंग में जाके उसको सारा अपना सिनेरियो डिलीट कर दूं, डिलीट तो बाद में हो रहा है, लेकिन काम करते वक्त आपको नहीं समटाइम पता चलता कि आप क्या कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। उस एग्जैक्टली। ड्यूरेशन के दौरान कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक होती है। तो इस बात, हाँ, तो इसके लिए फिर यही हल है कि अपना जो है वो ऑनलाइन सेशन ऑफ रखा जाए हर टाइम। अगर वो बड़ी अमाउंट चार्ज करना भी चाहें तो वो ना हो सके। उससे अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि आपका फिर अकाउंट फर्दर आप नहीं यूज़ कर सकेंगे। उसके लिए फिर क्या है कि आपको नया जीमेल आईडी, कोई भी आईडी लगा के नया अकाउंट बना लें, फिर नया कार्ड वहाँ पर लगा लें, या कोई विज कार्ड जो है या आमतौर पर बन जाते होते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती, वो वाला लगा लें। या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप बैंक को कॉल करके नया मंगवा लें कार्ड। ठीक है। वो फिर उसके ऊपर नया सारा नंबर लिखा होता है, तो उसको भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके होते हैं एहतियात करने के। ठीक है। तो और किसी को क्वेश्चन है पहले बता दें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई AI से रिलेटेड, कोई FYP थीसिस और किसी आइडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या कोई अपनी प्रॉब्लम शो करवाना चाहता है या कोई शेयर करना चाहता है तो बता दें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नो क्वेश्चन, स्टार्ट करें। जी सर। यस सर। ओके। लास्ट कौन सा हमने टॉपिक पढ़ा था भला? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट वाला टॉपिक भी नहीं याद किसी को? यही पढ़ा था ना हमने, यूजिंग द बिल्ट इन एल्गोरिथम्स फॉर NLP। यस सर। प्राइस ब्लेजिंग कंपेयरिंग। टेक्स्ट और टॉपिक ठीक है। मॉडलिंग भी कर लिया था। अच्छा, तो कौन जरा इसको डिस्क्राइब कर सकता है? इससे पीछे पीछे तक याद रखें कि हमने डाटा प्रिपरेशन की सारी टेक्निक्स पढ़नी थी, कि जो बिल्ट इन एल्गोरिथम हमने यूज़ करने हैं उसके लिए डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए। तो जब वो डाटा उस फॉर्म में हमारे पास एक दफ़ा आ गया तो हमने फिर बिल्ट इन एल्गोरिथम यूज़ करने थे NLP से रिलेटेड, जो सेज मेकर हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले था क्लासिफाइंग टेक्स्ट विद ब्लेजिंग टेक्स्ट। ब्लेजिंग टेक्स्ट आपने यूज़ करते हुए टेक्स्ट को कैसे क्लासिफाई करना है, कि इसके अंदर जो है वो उसका कंटेंट रीड करके, जैसे अपने मूवी रिव्यूज़ का देखा था कि वो बताता है कि नेगेटिव कमेंट है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल कमेंट है। तो अब ये कौन वॉलंटियरली बताएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा था क्लासिफाइड टेस्ट में? बता सकता है? ठीक है, मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ इन स्टेप्स को दोबारा ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहला हमारे पास स्टेप्स जो आ जाता है, ये सारे के सारे स्टेप जनरल हैं। ये हमेशा हर एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि यही स्टेप, यही कोड बार बार रिपीट हो रहा होगा। आप क्या करते हो कि सबसे पहले इंपोर्ट करते हो बोटो 3 और सेज मेकर को। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप एक डिफ़ॉल्ट बकेट
जनरेट करते हो, जिसके अंदर ये सारी की सारी आपकी प्रोसेसिंग होने जा रही है, जो अभी आगे होगी। उसके बाद आप क्या करते हो, आप ट्रेनिंग पाथ डिसाइड करते हो अपना, जहाँ पर आपका ट्रेनिंग डाटा सेव है, जो कि अभी हमने पीछे ऊपर एग्जांपल्स में किया था, डाटा मैनिपुलेट किया था, क्लीन किया था, उसको उस फॉर्मेट में तैयार किया था। तो ये सारे का सारा डाटा आपका जहाँ पर स्टोर है, ट्रेनिंग पाथ आप वो प्रोवाइड कर देते हो। उसके बाद आप वैलिडेशन डाटा का पाथ दे देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप आउटपुट का पार्ट दे देते हो कि जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के रिजल्ट सेव हों, जहाँ पर आपका जाके मॉडल सेव हो। तो दो इनपुट के पाथ आपने देने होते हैं, एक आउटपुट का पाथ देना होता है। इनपुट के दो पाथ कौन से होते हैं, ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा जहाँ जहाँ पड़ा है उसके वो दो पाथ, और आउटपुट जहाँ पर आपकी सेव होगी उसका पाथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हमेशा ये आता है कि आप अपनी मशीन तैयार करते हो, एक सेज मेकर का सेशन तैयार करते हो, और उसमें रोल बताते हो कि जी अगर आपने कोई स्पेसिफिक रोल देना है या आपने एग्जेक्टिव रोल देना है, लाइक कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, या स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, वो आपने डिफाइन करना होता है। इंस्टेंसेस आपने बताने होते हैं कि कितने आपने यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 हार्डवेयर जो है वो आपके सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसकी टाइप आपने बतानी होती है कि ये इंस्टेंस जो है वो लार्ज होने चाहिए, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारी की सारी डिटेल आप बता देते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना ये डिटेल आपने इसमें बतानी होती है। तो ये सारे के सारे जनरल स्टेप हैं, हमेशा जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं हम, इसमें भी कुछ नया नहीं है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है कि आपने जस्ट यहाँ पर ये बताना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये एक सुपरवाइज लर्निंग है या अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। मॉड इज इक्वल टू सुपरवाइज। तो ब्लेजिंग टेक्स्ट हमारा सुपरवाइज्ड है, और जो अगले हम टॉपिक मॉडलिंग करेंगे वो हमारी सुपरवाइज लर्निंग नहीं है। तो वहाँ पर देखेंगे हमने क्या चेंजेस करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने वैसे भी अगर कोई हाइपर पैरामीटर चेंज करने हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो डिफॉल्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं पहले से, अगर वो यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता, डिफॉल्ट वाले यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना होता है, आपने चैनल डिफाइन करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये टेक्स्ट एग्जाम्पल है, इमेजेस का डाटा है, वीडियो का डाटा है, या टेबुलर डाटा है। जिस फॉर्म में आपका डाटा हो वो यहाँ पर आपने डिफाइन करना होता है। कहाँ पर कर रहे हैं हम, कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये है कि एंड के अंदर आपने डॉट फिट जो आप हमेशा से लगाते आ रहे हैं, वो जब आप करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर तो नहीं लिखा आ रहा, लेकिन जब आप वहाँ पर रन करेंगे इस कोड को तो वो सारा कि हर इपोक के अगेंस्ट आपको क्या एक्यूरेसी मिल रही है, वो वाला वो जो आउटपुट कंसोल पे आना शुरू हो जाती है वो वाली आपको आना शुरू हो जाएगी यहाँ नजर। उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में उसने कहा है कि जी हमने 88% के करीब एक्यूरेसी अचीव कर ली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी हाइपर पैरामीटर ट्विकिंग, अभी हमने कोई हाइपर पैरामीटर जो है वो सेट नहीं किया था, हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया था। क्योंकि अगर आप ऊपर कोड देखें, हाइपर पैरामीटर्स के अंदर कोई आपने लर्निंग रेट नहीं सेट किए थे, कोई लॉस फंक्शन नहीं डिफाइन किए थे, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी 88% एक्यूरेसी आ गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वी देन डिप्लॉय द मॉडल टू अ स्मॉल सीपीयू इंस्टेंस। फिर हमने पढ़ा था कि मॉडल को डिप्लॉय करना होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग हो गई है, अब इसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हमने मशीन की टाइप देखी थी कि हम मीडियम यूज़ करते हैं, मतलब कि एक स्मॉल टाइप उसकी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब उसको डिप्लॉय करते हैं उस वक्त हमें इतने हाई लेवल के हार्डवेयर नहीं चाहिए होते। ट्रेनिंग करते वक्त ज़रूर चाहिए होते हैं, कई घंटों तक जाती है आपकी ट्रेनिंग, तो उसके लिए हाई लेवल का हार्डवेयर आपको चाहिए। लेकिन जब आपने डिप्लॉय करना है उस वक्त तो नैनो सेकंड मिलियन सेकंड के अंदर ही रिजल्ट दे देता है, तो उस वक्त कोई इतना आपको बड़े हार्डवेयर आपको नहीं चाहिए। तो आप वहाँ पर अपना हार्डवेयर जो है वो थोड़ा सा स्मॉल लेवल का आप यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या आ गया है कि आपने अगर डिप्लॉय भी कर दिया इसको स्मॉल इंस्टेंस के ऊपर, अब आपने क्या करना है, आपने एक एंड टू एंड पॉइंट
क्रिएट करना है कि अब आपको कोई रियल टाइम इनपुट आए तो उसके ऊपर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेनिंग आप आउटपुट जनरेट कर सकें। उसने क्या किया था कि 3 सेंटेंसेस दिए थे। दिस इज अ बैड कैमरा, इट डजंट वर्क एट ऑल, आई वांट अ रिफंड। ये एक नेगेटिव आपको रिव्यू लग रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें जो हमारे पास आउटपुट आई है, ये पहले की आउटपुट आई है। तो पहला आपके पास उसने जो लेवल रखा है वो नेगेटिव को रखा है, दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से 97.858% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक नेगेटिव रिव्यू है। 2.35% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक न्यूट्रल कमेंट है। 0.062% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक पॉजिटिव कमेंट है। सो उसने उसको रीड किया और आउटपुट विद प्रोबेबिलिटी दे दी उस कमेंट की, उस टेक्स्ट की। तो ये अब हमारे पास एंड टू एंड रिजल्ट जनरेट हो रहा है। हमने जो पीछे मॉडल ट्रेन किया था, उसको डिप्लॉय किया था, उससे एक रियल टाइम हम आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। उसके बाद ये स्टेप हर एक में कॉमन है एज इट इज। बार बार वो फोकस करता है कि अपने एंड टू एंड पॉइंट्स को डिलीट कर दें काम करने के बाद, ताकि आप किसी किस्म की एक्स्ट्रा चार्जेस आपको ना पड़े। उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर हमने ब्लेजिंग टेक्स्ट से वर्ड कंप्यूट करवाने हैं, वर्ड कंप्यूट करवाने की ना एक खास प्रॉब्लम है। वो ये है कि सम टाइम ऐसे होता है टेक्स्ट के केसेस के अंदर, एनएलपी के केसेस के अंदर, कि सिर्फ हमने मतलब कि कोई लेबल क्लासिफिकेशन नहीं करवानी होती, हमने ये काम भी करवाना होता है कि अगर फोर से हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमारा सिस्टम, एआई सिस्टम खुद ब खुद बता दे कि अब इससे अगला वर्ड कौन सा आना है। जैसे आप जीमेल में ईमेल लिख रहे होते हैं, तो आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो आपको नेक्स्ट वर्ड जो उसके आने वाले होते हैं वो आपको प्रिडिक्ट करके बता देता है। गूगल की अगर आप क्यूरी गूगल में लिख रहे होते हैं तो आपको जो नेक्स्ट आने वाले वर्ड होते हैं वो बता देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि वर्ड वेक्टर्स, कंप्यूटिंग वर्ड वेक्टर्स। वर्ड वेक्टर भी हो जाते हैं और करेक्टर भी हो जाते हैं। फोर से आप ये काम वर्ड लेवल पे नहीं करना चाहते, तो मतलब कि मैं लिख रहा हूँ एक वेयर आर यू, इतना मैंने लिखा है तो आगे गोइंग टू दिस स्टेशन आ गई है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा वर्ड सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं वेयर लिख रहा हूँ, WHE लिखा है मैंने, WHER लिखा है, तो वो आगे का करेक्टर जो एंड में ई आना है और मेरा एक कंप्लीट वर्ड बनेगा, तो वो ई भी वो सजेस्ट कर सकता है। मतलब वो करेक्टर लेवल पे भी ये काम कर सकता है, वर्ड लेवल पे भी ये काम कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम ना ही कोई क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर किसी टेक्स्ट की हम कोई क्लास तो डिफाइन नहीं करना चाह रहे, कोई क्लास तो प्रिडिक्ट नहीं करवाना चाह रहे। हम एक वर्ड प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं या एक करेक्टर प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं कि इससे नेक्स्ट करेक्टर क्या हो सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ब्लेजिंग टेक्स्ट कैसे उसे सॉल्व करता है और आपको उसके अंदर कितनी सरदर्द लेनी पड़ती है, सिर्फ ये देखें आप कि सिर्फ पीछे वाला कोड सारे का सारा सेम रहेगा। आपने सिर्फ मोड के अंदर जाकर स्किप ग्राम या CBOW आपने लिख देना है। ठीक है, और बाकी का सारा ऊपर का कोड और नीचे का कोड एज इट इज रहेगा, कुछ भी आपको वहां पर नहीं करना। तो ये आसानी है कि आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं और आपको करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ एक मोड पे जाके आपने स्किप ग्राम लिखा या CBOW लिखा। अच्छा, सर ये CBOW, जी जी, सर ये मोड में ऊपर वाली प्रॉब्लम में मोड में क्या लिखा था हमने? ऊपर वाली प्रॉब्लम में हमने मोड इज इक्वल टू सुपरवाइज लिखा था। कहाँ गया है, ये देखें। ये सुपरवाइज लर्निंग थी ना, कि जिसके अंदर सुपरवाइजर हमें पता होता है। सुपरवाइजर किसको कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं। कि हमें पता था 3 आउटपुट हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। लेकिन वो वाली प्रॉब्लम जिसमें हमें सुपरवाइजर नहीं पता होता,
मतलब कि अब एंड वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी है कि जिसके अंदर कोई खास आउटपुट थोड़ी है ना। अब मैं अगर वेयर लिख रहा हूँ, WHER लिखा है और आगे मुझे ई सजेस्ट होना चाहिए, तो ये कोई क्लास थोड़ी है ई, ये तो एक वर्ड मुझे रिकमेंड किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट अ सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम। सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम में हार्ड कोडेड आपके पास आउटपुट होती है, प्री डिफाइंड होती है। तो इसी तरह अगर मैं आई एम मैंने लिखा है और आगे मुझे वर्ड आ गया जी गोइंग और ईटिंग, कोई सजेशन आ गई है, तो ये गोइंग या ईटिंग या प्लेइंग जो मुझे सजेशन आई है, ये एक आउटपुट थोड़ी है, ये पहले कोई हार्ड कोडेड आउटपुट थोड़ी हमने दी थी, इस पे डाटा थोड़ी ट्रेन करवाया था। तो ये इसने रन टाइम पे देखना होता है। तो दिस इज नॉट अ सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई हमने मॉड के अंदर सुपरवाइज नहीं लिखा। स्किप ग्राम या CBOW लिखना होता है। स्किप ग्राम और CBOW दोनों एल्गोरिथम है, इस काम के लिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों के अंदर बेसिक फर्क ये है कि स्किप ग्राम जो है ना, वो आपको वर्ड की सजेशन दे रहा होता है बेस्ड ऑन नेबरिंग वर्ड, कि जो वेरी रिसेंट वर्ड अकर हुआ है, जो आपका नेबर है वो क्या था, उसको वो स्टडी करके आगे उसकी आउटपुट देता है। CBOW जो कि स्टैंड फॉर कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, जिस तरह नाम से ही जाहिर है, ये सारे के सारे नेबरिंग वर्ड्स, जितने भी उसके प्रीवियस में नेबरिंग वर्ड आ रहे होते हैं ना, या एक लिमिट होती है विंडो की, उसके अंदर वो सारे के सारे वर्ड्स उठाकर अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो दोनों की अपनी अपनी एक्यूरेसी है, दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। किसी केस के अंदर स्किपग्राम अच्छे रिजल्ट देता है, किसी केस के अंदर CBOW देता है। CBOW के पास पूरा बैग ऑफ वर्ड होता है, मतलब कि जितने भी पीछे नेबरिंग में उसके वर्ड आ रहे हैं उन सबको वो कंसीडर करता है नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ आप मोड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से। बाकी प्रॉब्लम, बाकी कोड सारे का सारा वो पिछले टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरह का ही है। अच्छा, फिर हमने ये स्टडी किया था कि यही काम हम फेसबुक की एक जो लाइब्रेरी है फास्ट टेक्स्ट, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक की ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको ये थोड़ी कमांड्स लिखने पड़ेंगी, क्लोन करना पड़ेगा उसको गिटहब से, और फास्ट टेक्स्ट की जो है वो एक लाइब्रेरी आपको, सॉरी, फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, जब ये काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अच्छा, ये फास्ट टेक्स्ट आप याद रखिएगा, ये ट्रेनिंग करवाने के लिए नहीं यूज होती, ये प्रेडिक्शन करवाने के लिए यूज होती है। ट्रेनिंग करवाने के लिए, और ट्रेनिंग करवाने के बाद जो मॉडल डिप्लॉय करना होता है वहां तक काम आपको करना पड़ेगा, वहां तक फास्ट टेक्स्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आपने अभी जो पहले काम किया था, जो मॉडल डॉट डिप्लॉय किया था, उसी मॉडल को यूज करके फास्ट टेक्स्ट से प्रिडिक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। फास्ट टेक्स्ट ये है, इसका बेनिफिट ये है कि इसकी प्रिडिक्शन बहुत फास्ट होती है। ये एक समझ लें कि फेसबुक ने रिसर्च करके एक ऑप्टिमाइज सा सोल्यूशन आपको दिया है जो बहुत फास्ट प्रिडिक्शन करता है टेक्स्ट की। तो अब वो पहला स्टेप क्या कह रहा है कि वी कॉपी द मॉडल आर्टिफिशियल फ्रॉम S3 एंड एक्सट्रैक्ट इट एज फॉलोज, कि जो आपके पास मॉडल पहले ट्रेनिंग करके सेव किया था आपने आउटपुट पाथ के अंदर S3 में, आपने उसी को एज इट इज कॉपी करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसे प्रिडिक्ट करवाते हैं। फिर जब आपके पास मॉडल आ गया, आप फास्ट टेक्स्ट को यूज करते हुए प्रिडिक्ट करवाते हैं। अच्छा, वही काम, वही पुरानी एग्जांपल, उसी तरह ही वही प्रिडिक्शन करवा रहा है। दिस इज अ बैड कैमरा, इट डजंट वर्क एट ऑल, आई वांट अ रिफंड। ये एक इनपुट थी और आपने फास्ट टेक्स्ट के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाई और उसने आपको उसकी आउटपुट बता दी जो कि थी लेबल नेगेटिव। तो ये बहुत, एक समझ लें कि अगर आपने इंडस्ट्री में वर्क करना होता है या एंड टू एंड एप्लीकेशन एक रियल टाइम में डिप्लॉय करनी है और बहुत सारी आपकी ट्रैफिक आ रही है, इंतहा की ट्रैफिक आ रही है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक जो है वो एट अ टाइम आपको आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट वहाँ पर कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। आप कोई रिस्क नहीं ले सकते स्लो वर्क करने का। तो आपने वहाँ पे जल्दी सर्वर पे एंटरटेन करना होता है रिक्वेस्ट को। कोई भी आपके पास HTTPS रिक्वेस्ट आई है कि वो प्रिडिक्शन करवाने चाह रहे हैं,
क्लाइंट किसी किस्म की सर्वर पे उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो सर्वर जल्दी से उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दे। तो ये फास्ट कंप्यूटिंग के लिए जो है फास्ट टेक्स्ट जो है फेसबुक की लाइब्रेरी वो यूज़फुल है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन के अलावा जो वर्ड वेक्टर वाला काम है वो ये बताना चाह रहा है बुक वाला कि आप फास्ट टेक्स्ट के थ्रू वो काम भी कर सकते हैं। जैसे अब ये सारे का सारा वही कोड, अब उसने क्या किया है, फास्ट टेक्स्ट से वेक्टर्स डॉट बिन उसके अंदर आपके पास सारे का सारा आपका मॉडल सेव है। तो फास्ट टेक्स्ट से आपने आपने उसको कॉल किया, उसके बाद वर्ड क्यूरी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू वर्ड क्यूरी, ये आपको लाजमी लिखना पड़ता है। आगे आपने जोन सा वर्ड देना है ना वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब उसने दिया है टेलीफोटो, तो उसने आगे आउटपुट रिटर्न कर दी है टेलीफोटोज, एस लिख दी है। कि अगर आपने करेक्टर लेवल पर काम करना है कि अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ टेलीफोटो मैंने लिखा है और खुद ब खुद नेक्स्ट करेक्टर मुझे शो हो जाए कि टेलीफोटो के आगे वेरी नेक्स्ट ओ के बाद कौन सा करेक्टर आना चाहिए, तो मैं ये फास्ट टेक्स्ट का एन एन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो उससे मुझे क्या होगा, मुझे उससे इस टाइप की आउटपुट मिलेगी कि वेरी नेक्स्ट करेक्टर मुझे पता चल जाएगा। अगर तो मैं पूरे का पूरा वर्ड अपना प्रिडिक्ट करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे फास्ट टेक्स्ट के बाद एनोग्लिस लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर वो ये काम कर रहा है कि निकॉन D3300 उसने लिखा है और कैनन लिख के छोड़ दिया आगे। अब वो आपका मॉडल क्या करेगा, कैनन का आगे क्या वर्ड वो सजेस्ट कर सकता है वो करेगा। जिस तरह निकॉन एक मेन कंपनी है, उसका कैमरे का मॉडल है D3300, इस तरह आपने कैनन लिखा और आगे आपने छोड़ दिया तो उसने कैनन का मॉडल XSI सजेस्ट किया 0.7488 एक्यूरेसी के साथ। और 700D उसने कहा कि ये भी आ सकता है। 100D ये कैमरे का मॉडल भी आ सकता है, उसकी 73.58% एक्यूरेसी है। तो वो मतलब कि एक बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ आप देखें तो वो नेक्स्ट पूरे का पूरा वर्ड सजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर तो आपने करेक्टर लेवल पे काम करना है तो आपको नॉग्लिस की तरह फास्ट टेक्स्ट के बाद एन लिखना पड़ता है और आप अपनी क्यूरी लिखते हैं और उसके बाद उस वर्ड उस करेक्टर के बाद अगला कौन सा करेक्टर आना है वो सजेस्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे काम जो हैं आपको इसके अंदर कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता है टोटली। तो सारे का सारा ये वर्क आपका बिल्ट इन लेवल पे हो रहा है, आपने सिर्फ उन लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करना है और आपका इसके अलावा कोई हेडेक नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम मॉडलिंग टॉपिक्स का, मेरे ख्याल से ये नहीं पढ़ा था हमने, वहाँ तक ही स्टॉप कर दिया था इसे। अच्छा, अब आ जाते हैं सुपरवाइज प्रॉब्लम से निकलकर अनसुपरवाइज प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास सुपरवाइजर नहीं है। हमारे पास सुपरवाइजर क्या होता है कि आउटपुट, हार्ड कोडेड आउटपुट, कि अगर आप एप्पल और ऑरेंज क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपके पास सुपरवाइजर दो अवेलेबल हैं, दैट इज द एप्पल एंड ऑरेंज। या उसकी आउटपुट एप्पल होगी या ऑरेंज होगी या बनाना होगी अगर आपने तीन क्लासेस रखी हुई हैं। लेकिन अनसुपरवाइज में क्या सीन होता है कि हमें बिल्कुल भी उसका हार्ड कोडेड नहीं आइडिया होता कि ये एग्जैक्टली किस आउटपुट से बिलोंग करता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्लस्टर प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो मॉडल टॉपिंग के अंदर भी यही होता है कि उसने कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट नहीं होती उसके पास, उसने जस्ट एक सिंटैक्स को रीड करके, एक डिफरेंट सेंटेंसेस को रीड करके उसने ये बताना होता है कि कौन से सेंटेंसेस सेम क्लस्टर से या सेम टॉपिक से बिलोंग करते हैं। टॉपिक मॉडलिंग से मुराद आप ये ना समझिएगा कि उसने एग्जैक्ट वर्ड से बताना होता है कि भाई ये टॉपिक इस ये मतलब कि ये पैराग्राफ इस टॉपिक से बिलोंग करता है। लाइक अगर कोई एक क्राइम से रिलेटेड बात की जा रही है तो उसकी आउटपुट वो क्राइम नहीं लिखेगा,
बल्कि उसका एक क्लस्टर बना देगा। और दूसरी जगह पे कहीं और भी क्राइम से रिलेटेड बात की जा रही है तो उनको सेम क्लस्टर पे रख देगा। उसको नहीं पता ये क्राइम से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन उसको ये पता है कि इन दोनों पैराग्राफ्स में सेम बात हो रही है, तो वो उनको कोई सेम सा अपनी तरफ से नाम दे देगा। फॉर से मॉडल वन, सॉरी टॉपिक वन। अगर कहीं पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है वो उसको अपनी तरफ से एक टाइटल दे देगा टॉपिक टू। और कहीं पर भी और पैराग्राफ में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही हो तो वो उसको भी टॉपिक टू का ही नाम देगा, मतलब सेम क्लस्टर में उनको रख देगा। हार्ड कोडेड वो वर्ड नहीं हमें बताएगा कि यार स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है, क्राइम से रिलेटेड बात हो रही है, या इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड बात हो रही है। इस तरह के वर्ड्स में आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि टॉपिक वन, टॉपिक टू, टॉपिक थ्री, टॉपिक टू, टॉपिक थ्री, टॉपिक वन, इस तरह से आउटपुट आएगी कि इन पैराग्राफ्स के अंदर सेम टाइप की बात हो रही है, इन पैराग्राफ्स के अंदर एक तरह की बात हो रही है। उनके एक मतलब कि उनकी एक गैदरिंग कर देगा इकट्ठी, उनका एक क्लस्टर बना देगा। मेरी इस बात की किसी को ना समझ आई हो तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये आउटपुट किस टाइप की जनरेट हो रही है। तो क्वेश्चन है इसमें? सर वो आपकी बात तो समझ आ गई है, लेकिन कोई मतलब इस तरह की ये जो जिस तरह कह रहे हैं आपने, कोई रियल टाइम एग्जांपल है आपके पास? मतलब कोई सॉफ्टवेयर देखा हो जो इस तरह काम करता हो? मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताई थी कि जैसे आपका गूगल जो है ना, ये इस एग्जांपल को यूज इसी को कर रहा है। मतलब कि जैसा कि आप देखते हैं कि गूगल न्यूज़ की आपके पास ऑप्शन आती है, गूगल इमेजेस की भी आती है। उसमें क्या होता है कि आप कहीं पर मतलब आपको किसी न्यूज़ का पता चलता है, फॉर से बम ब्लास्ट का, आप गूगल पे जाके लिखते हैं बम ब्लास्ट, तो गूगल क्या करता है, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी चैनल्स होते हैं जिन्होंने उसकी ब्रॉडकास्टिंग की होती है उस न्यूज़ से रिलेटेड, जियो ने, एक्सप्रेस न्यूज़ ने और दुनिया न्यूज़ ने, सबकी अ, उसी टॉपिक से रिलेटेड उठाकर उनका एक क्लस्टर बना देता है कि ये सारे के सारे ना सेम बात कर रहे हैं। उसको नहीं पता होता इन डेप्थ की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हर न्यूज़ चैनल अगर सेम टॉपिक पे बात कर रहा होगा ना तो उसने कहना कि यार ये सेम टॉपिक पे मुझे लग रहा है किसी सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसने एक क्लस्टर बना देना है। इसी तरह आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात लिखते हैं तो जहां जहां उस सेम टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही होगी, जिस जिस न्यूज़ चैनल पर जहां कहीं भी वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ पड़े होंगे, उसने सारे इकट्ठे करके आपको फर्स्ट पेज पर उनके लिंक शो करवा देने हैं कि ये देखें ये सारे के सारे सेम चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी एग्जांपल तो इसकी गूगल ही है। गूगल इसको यूज कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम ये गूगल ये काम ना करता तो क्या होना था कि फोर से एक न्यूज़ चैनल है जियो, तो सारे का सारा जियो से, जियो की ही न्यूज़ आना शुरू हो जानी थी। अब जियो तो भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी देता है, इंटरनेशनल फेयर से रिलेटेड भी देता है, पॉलिटिकल डिबेट्स भी करता है। तो हमें तो वो मकसद ना हासिल हुआ। हमने तो सिर्फ हम इस वक्त जियो न्यूज़ की सारी न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, हम असल में बम ब्लास्ट की न्यूज़ से इंटरेस्टेड है। और वो जहां जहां जिस लिंक पे भी पड़ी है, क्योंकि वो सेम टॉपिक है, तो वो उनका क्लस्टर बनकर हमें गूगल पे उसके फ्रंट पेज पे शो हो जाना चाहिए, हर न्यूज़ का लिंक आ जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है? तो पीछे बैक एंड पे एल्गोरिथम को नहीं पता होता, वो इंसान नहीं है, उसको नहीं पता यार ये बम ब्लास्ट क्या होता है, क्राइम सीन्स क्या होते हैं। बस उसने देखना है कि यार सेम टॉपिक से रिलेटेड ना ये यहाँ यहाँ बात हो रही है, तो मैं उसको उठा के एक जगह इकट्ठा कर दूँ, उसका एक क्लस्टर बना दूँ। तो ये सबसे बड़ी गूगल इस इटसेल्फ एक एग्जांपल है। और इसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब कि रियल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि सेम तरह की बातें क्लस्टर होकर एक साइट पर आ जानी चाहिए। सेम डिस्कशन जहाँ पर भी हो रही है उसका एक सेपरेट क्लस्टर बन जाना चाहिए, एक सेपरेट कैटेगरी उसकी बन जानी चाहिए। तो वहां पर आप इस टाइप की प्रॉब्लम को यूज करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? समझ आ गई सबको इसकी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस टाइप की प्रॉब्लम को जिसको हम मॉडलिंग टॉपिक्स कहते हैं, कि टॉपिक्स को कैसे मॉडल करना है,
एलडीए और एनटीएम दो मेजर एल्गोरिथम हमारे पास इसमें यूज होते हैं। एलडीए और एनटीएम दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन एनटीएम जो है वो ज़रा डिटेल के साथ कर देता है। वो जब वहां पर पहुंचेंगे तो हम उसको देख लेंगे। तो मॉडलिंग टॉपिक्स विद एलडीए। अच्छा, क्या आप ये लोग देख नहीं रहे कि ये शुरू की लाइंस आपको हमेशा सेम ही सबकी मिलेंगी? तो मैं बार बार इसको कहता हूँ कि यार, अगर इस पे आप लोगों ने जहन नहीं भी ज़्यादा खपाना तो उसको ना रट्टा लगा लें। एज इट इज़ रट्टा भी क्या लगाना, आपने उठा के कॉपी पेस्ट इसको करना होता है। तो वही काम है सेज मेकर का, सेशन ऑन करना, बकेट बनाना, उस बकेट के अंदर इनपुट को रखना, उस बकेट के अंदर ही आउटपुट पाथ को डिफाइन करना। ये काम आपको हर बार करना पड़ना है। उसके अलावा एक और काम भी आपको करना पड़ना है, वो आपके हार्डवेयर इंस्टेंसेस होते हैं। रिसोर्सेज आपको बताने पड़ते हैं कि आपने भाई मतलब कि किस लेवल का हार्डवेयर यूज़ करना है। आपने हाई लेवल का हार्डवेयर यूज़ करना है, मीडियम, या आपने स्मॉल। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप हाई लेवल का यूज़ करेंगे तो ट्रेनिंग फास्ट हो जाएगी लेकिन बिल ज़्यादा पड़ जाएगा। लो लेवल का यूज़ करेंगे तो ट्रेनिंग जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी लेकिन मे बी वो बिल इतना ना चार्ज करें आपसे। तो ये काम भी आपको करना पड़ता है। अब जो आपको डिफरेंट करना पड़ा है वो सिर्फ एक वर्ड जहाँ पर ये चेंज करना पड़ा है, image underscore yours dot retrieve। सेज मेकर की लाइब्रेरी है image underscore URIS। अब वहां पर आपने डिफाइन करना होता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। पीछे हम यहाँ पर एलडीए की बजाय क्या लिखते हुए आए हैं, पीछे हमने शायद कौन सी लाइब्रेरी यूज की है, ब्लेजिंग टेक्स्ट यूज की है। तो हम यहाँ एलडीए की जगह ब्लेजिंग टेक्स्ट लिख देते थे। अभी एलडीए यूज करना है, टॉपिक मॉडलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पता है टॉपिक मॉडलिंग से रिलेटेड एलडीए या एनटीएम यूज होता है। तो यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एलडीए लिख देना है। अभी तक सिर्फ ये नया काम हुआ है, बाकी सारा कोड सेम है। अच्छा, और आपको डिफरेंट काम क्या करना पड़ता है, वो आपको हाइपर पैरामीटर सेट करते वक्त थोड़ा सा आपको डिफरेंट काम करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं ऊपर से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप हमें बताएगी कि हाइपर पैरामीटर असल में होता क्या है। We set hyperparameters how many topics we want to build। ये आपने चूज करना होता है कि जितना भी आपका डाटा सेट है, जब आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन बने तो उस सारी की सारी प्रॉब्लम को, रियल टाइम डाटा को, वो कितने क्लस्टर से बिलोंग कर सकते हैं। क्लस्टर 1 से बिलोंग कर सकते हैं, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। आपने इस तरह के कितने क्लस्टर बनाने हैं, आपकी मर्जी है। आप 5 क्लस्टर्स भी बना सकते हैं, 6 से 10 बना लें, 100 क्लस्टर बना लें। इससे क्या होगा कि 4 से आपके पास 1 लाख एग्जाम्पल्स हैं इनपुट के तौर पर आ रही हैं। आपने क्लस्टर 5 रखा है तो उसने 5 टॉपिक सी जनरेट करने हैं। उसने 1 लाख एग्जाम्पल्स को जो भी है जैसे भी है उसने उनको 5 क्लस्टर्स के अंदर या 5 कैटेगरीज के अंदर रिप्लेस करना है। तो ये नंबर 1 डिसीजन यहाँ पर थोड़ी आपको सरदर्द लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपको हाइपर पैरामीटर खुद चूज करने हैं, खुद डिफाइन करना है ये सारी की सारी चीज़ें। और ये किस बेस पर आप कर सकते हैं, दो चीज़ों की बेस पे कर सकते हैं ये सिलेक्शन। नंबर 1 के मुझे खुद आइडिया हो कि मेरा जो डाटा है या मेरी प्रॉब्लम है या मैं जिस इंडस्ट्री में सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर इन 4-5 टॉपिक से रिलेटेड बात होती है, या ये 10 टॉपिक से रिलेटेड बात हो सकती है। या मैं फॉर से अगर न्यूज़ की एग्जांपल लूँ तो मुझे पता है कि यार ये 6-7 कैटेगरीज हैं। या ये टेक्स्ट जो है ये किसी पॉलिटिकल डिबेट से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, वेदर से रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ क्राइम से रिलेटेड हो सकता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आपको कबल अज़ वक्त कुछ आइडिया होता है कि आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम करने जा रहे हैं वहाँ पर कितने यूनिक टॉपिक्स हो सकते हैं। दूसरा इसका तरीका जारी बात है हिट एंड ट्रायल है, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं कि आप मैनुअली भी उसको हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि अगर आप टॉपिक कम सेलेक्ट करें देन एक्यूरेसी क्या आ रही है, ज़्यादा सेलेक्ट करें तो देन वो कितना यूज़फुल सिस्टम है। तो वो हिट एंड ट्रायल की बेस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टॉपिक्स वी वांट टू बिल्ड और हाउ मैनी डिमेंशंस द प्रॉब्लम हैज़। मतलब कि वोकेबलरी का साइज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि टॉपिक जो है वो या कैटेगरी आपकी बननी होती है बेस्ड ऑन वोकेबलरी, जो अल्फाज यूज हो रहे हैं आपके टेक्स्ट के अंदर।
कौन से अल्फाज कितनी दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, कितने लेवल की वास्ट आपकी वोकेबरी है, या चंद एक वर्ड्स हैं बस वही बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो ये वोकेबरी का साइज भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद एंड हाउ सर मैनी। सर ये जो कैपलरी का साइज आप कह रहे हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके कितने लेबल्स बनेंगे, मतलब कितनी दफा डिवाइड होगा, 5 6 7? सॉरी मतलब मुझे। जैसे अभी आपने सर जैसे अभी आपने ऊपर बताया कि उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी, तो यहाँ पे जो ये वो चीज आप बता रहे हैं? वोकेबरी साइज ये है कि जैसे हमने पीछे जो स्टार्ट में डाटा प्रिपरेशन में हमने एग्जांपल की थी, तो वहां पर हमने कुछ जो बहुत हाई अकरिंग वर्ड्स थे उनको रखा था, बाकियों को ट्रंकेट कर दिया था। फोर से मैंने जी टॉप 1000 की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि जो 1000 वर्ड है ना जो अकर हो रहे हैं, सिर्फ वो मेरी वोकेबरी में आए, बाकी ना आए। तो यहाँ पर आप डाटा प्रिपरेशन करते वक्त अपनी वोकेबरी का जो साइज है वो डिफाइन करते हैं कि सिर्फ टॉप 100 अकरिंग वर्ड्स आने चाहिए, या टॉप 1000 वर्ड्स को कंसिडर किया जाए और बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर दिया जाए मेरी वोकेबरी से। तो ये उस दौरान डिसीजन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने जो डिक्शनरी का अपने साइज ऊपर डाटा प्रिपरेशन करते वक्त रखा होता है, वही साइज आप जो है वो डायमेंशन के तौर पर दे रहे हैं, फीचर्स के इनपुट के तौर पे, कि हमने इतनी वोकेबरी का साइज सेलेक्ट करना है। क्योंकि पीछे से भी आपका उतना ही साइज आ रहा है, क्योंकि वो आपने खुद डाटा प्रिपेयर करते वक्त डिसाइड किया था। अच्छा, ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक आपके पास अल्फ़ा ज़ीरो भी आ जाता है कि आपने अल्फ़ा ज़ीरो क्या करता है, अल्फ़ा ज़ीरो की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप अल्फ़ा को 0 के करीब करीब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो मॉडल बनेंगे ना वो बनेंगे बहुत ही डाइवर्स। कि फोर से अगर एक किसी सेंटेंसेस में कोई वर्ड्स क्राइम से रिलेटेड यूज हो रहे हैं तो वो उसको एक मॉडल बना देगा, और कहीं पर कोई लीगल अफेयर से रिलेटेड बात हो रही है, कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड बात, तो वो उसको दूसरा टॉपिक रेफर कर देगा कि यार ये किसी और चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। ये आपने गौर से सुननी है बात कि मिलती जुलती चीज़ें थी। फॉर से क्राइम या लीगल अफेयर्स, कानूनी कार्रवाई अदालत में जो प्रोसीडिंग्स की हो रही थी, तो अगर तो आपने उसको 0 के करीब करीब रखा होगा ना, तो वो थोड़ा सा भी किसी मतलब के बाद में डिफरेंस आने पे उसको अलहदा क्लस्टर्स का बना देगा। बहुत जो है ना वो स्ट्रिक्टली वर्क करेगा कि भाई नहीं, ये क्राइम सीन हो रहा है और अदालत की प्रोसीडिंग में जो कानूनी कार्रवाई चल रही है ये और चीज़ है। अगर तो उसने आपने उसको 1 के करीब करीब रखा होगा हाई वैल्यू, तो वो वेरी यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बनाएगा कि लाइक उसको वो क्राइम को और मे बी लीगल प्रोसीडिंग्स को वो एक ही क्लस्टर के अंदर प्लेस कर दे। तो ये आपने यहाँ पर ये तीसरा, अगर आपने ये ऑप्शनल होता है, ये आपने अगर इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो उसको आप ना करें। तो लेकिन आप इसकी बेस पे भी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, अपने मॉडल को ट्यून कर सकते हैं कि आपको कितनी डाइवर्सिटी चाहिए, कि क्या थोड़ी सी वोकेबरी चेंज होने पर वो नया क्लस्टर बना दे, या बहुत ज़्यादा वोकेबरी चेंज होने पर वो नया क्लस्टर बनाए। जैसा कि क्राइम के अंदर अपनी वोकेबरी यूज़ हो रही होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुफ्तगू में एक अपनी वोकेबरी यूज़ हो रही होती है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो देन अलग अलग क्लस्टर बने, या थोड़ा सा ही डिफरेंस आ जाए किसी टॉपिक के अंदर तो वो उनके अलग अलग क्लस्टर बना दे। तो ये आपने अल्फ़ा की यहाँ पर ट्यूनिंग करनी होती है। उसने इसको 0.1 रखा है कि भाई जी थोड़ी सी भी बात चेंज होती है तो मतलब उसने बहुत इसको स्ट्रिक्ट किया हुआ है 0.1 करके, कि थोड़ी सी भी अगर बात चेंज होती है तो उसका अलग क्लस्टर बना दो। अच्छा, तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि आपको क्या सरदर्द लेनी है। सिर्फ पिछले कोड के अंदर एलडीए चेंज करना है यहाँ पर, और हाइपर पैरामीटर्स आपके हमेशा चेंज हो रहे हैं हर एप्लीकेशन के अंदर, और ये आपको हाइपर पैरामीटर चेंज करने पड़ रहे हैं हर प्रॉब्लम के लिहाज से, हर एल्गोरिथम के लिहाज से। उसके जो हाइपर पैरामीटर हैं वो आपको उसके रेलिवेंट आपको अपडेट करने पड़ रहे हैं।
सर ये डिक्शनरी जो इसमें इनपुट आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये आप अगर पिछले से पिछला लेक्चर देखें ना तो उसके अंदर डाटा प्रिपरेशन के ऊपर ही था सारे का सारा। तो डिक्शनरी जो है वो हमारे पास डिफाइन है कि जब हमारे पास कोई ट्रेनिंग डाटा होता है तो हम उसकी डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। डिक्शनरी के अंदर आमतौर पे ये होता है कि जैसे आपके पास इंग्लिश के वर्ड हैं, उन इंग्लिश के वर्ड को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर्स के अंदर, क्योंकि हमारा न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकता। तो वन हॉट एनकोडिंग और ये सारे मामला जो थे वो हम वहाँ पर करते थे। उसके अलावा क्या करते थे कि उसके अलावा ये करते थे कि जो डिक्शनरी के अंदर जो जितनी भी वोकैबलरी है जो उसमें टॉप के वर्ड्स होते थे ना, हम सिर्फ उसको कंसिडर करते थे। डाटा प्रिपरेशन के अंदर या मेरे पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात कही थी कि तकरीबन ये 88 लाख के करीब जो थे वो डिक्शनरी के वर्ड्स थे। तो 88 लाख इतनी बड़ी डिक्शनरी बनाना हमारे लिए बिल्कुल भी फायदामंद नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स इतने ज्यादा हैं तो सब के सब हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम फिर देखते हैं कि हमारे डाटा के अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड है ना वो हम सिर्फ यूज करें। तो हम वहां पर एक डिक्शनरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर सिर्फ वही वर्ड्स फेंकते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहे हों, जो तो बिल्कुल ही मतलब कि लाखों की एग्जांपल्स के अंदर एक दो दफा आ रहे हैं तो उनका तो फायदा कोई नहीं है। तो जो बड़े टॉप अकरिंग वर्ड्स है ना जिनकी अक्रेंस 100 है 1000 है, बहुत ज्यादा दफा आ रहे हैं, तो हम सिर्फ उनको कंसिडर करते हैं, उनकी डिक्शनरी बनाते हैं। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? बिल्कुल भी हम उसमें कोई कोडिंग नहीं कर रहे होते, उसमें हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि टॉप इज इक्वल टू 1000 या 1 लाख, कि जो टॉप के वर्ड्स है ना 1000 या 1 लाख वही सिर्फ इस डिक्शनरी में आए। तो ये काम जो था ना वो पूरे का पूरा डाटा प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसकी ये सारी की सारी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास वहां से आया वेरिएबल। अच्छा, हाइपर पैरामीटर हमने सेट कर लिए। सिर्फ ये हमारे पास चंद एक पैरामीटर थे जो अभी तक हमने एक्चुअल में सेट किए, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद उसी तरह ही आप डॉट फिट करके उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपने उसको S3 के अंदर उसका आउटपुट को डिप्लॉय कर दिया, उसके मॉडल्स को डिप्लॉय कर दिया। अब अगला स्टेप है आपने कि आपने प्रिडिक्शन करवानी है। प्रिडिक्शन करवानी है, कैसे करवानी है? उससे पहले आपने उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय कैसे करना है जी? मशीन बताना होता है, किस टाइप की मशीन पे आपने डिप्लॉय करना होता है, कितने काउंट रखने हैं। हमने डिप्लॉय हमेशा स्मॉल मशीन पे करना होता है, हमने मीडियम साइज रखा उसका। अच्छा, उसके बाद ये एक फंक्शन है, पहले भी पढ़ा था। ट्रेनिंग डाटा सेट को हमने उसमें कन्वर्ट करना होता है, प्रोटोबफ बफर में कन्वर्ट करना होता है। प्रोटोबफ बफर क्या है? ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो एल्गोरिथम हमारा डिमांड करता है कि मुझे इस फॉर्म के अंदर जो है वो इनपुट डाटा चाहिए। डाटा प्रिपरेशन के अंदर हमने इस कोड को देखा था कि कैसे ये प्रोटोबफ के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। तो अब दोबारा ये क्यों कन्वर्ट कर रहा है? दोबारा इसलिए कर रहा है कि उस वक्त हमने ट्रेनिंग डाटा को कन्वर्ट किया था प्रोटोबफ के अंदर, अब हम वैलिडेशन डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने प्रिडिक्शन करवानी है तो हमारे लिए लाजम है कि प्रिडिक्शन करवाते वक्त डाटा हमारा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें हमने ट्रेनिंग करवाते वक्त दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपके पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है तो वो बिल्कुल भी एज इट इज़ आप मॉडल को नहीं फीड कर सकते। मॉडल जो है वो बहुत बेवकूफ़ किस्म का इंसान होता है, समझ लें आप। उसको जो समझाते वक्त जो सिनेरियो जो एनवायरनमेंट दिया होता है, तो रियल टाइम प्रिडिक्शन करवाते वक्त भी आपको वही सिनेरियो देना पड़ता है। तो डाटा प्रिपरेशन करते वक्त हमने लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने प्रोटोबफ में उसको कैसे कन्वर्ट किया ट्रेनिंग डाटा को। तो जब अब रियल टाइम डाटा आ रहा है, वैलिडेशन डाटा आ रहा है हमारे पास, तो हम पे लाजिम है कि हम फिर वही काम दोबारा करें, वैलिडेशन को डाटा को भी उसी तरह ही कन्वर्ट करें और देन फिर उस पर प्रिडिक्शन करवाएं। हमने उसे कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि अब हमने उसको एक सैंपल इनपुट देनी है सैंपल वेरिएबल के अंदर। अब ये क्या है? देन वी डिफाइन अ पाइथन अरे कंटेनिंग द 5 हेडलाइंस।
5 हेडलाइंस हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की, वो हमने दी हैं। और हमने अब देखना है कि वो पांचों की पांचों हेडलाइंस को किस तरह से क्लस्टर बनाएगा, किन किन हेडलाइंस के सेम क्लस्टर बनाएगा और किन किन हेडलाइंस के डिफरेंट क्लस्टर बनाएगा। क्या वो हेडलाइंस के क्लस्टर सेम भी बना रहा है या नहीं बना रहा, ये सारे का सारा अब हमने एनालाइज करना है। एक वेरिएबल लिखा, उसके अंदर सारा ये स्टोर करवा लिया, 5 हेडलाइंस हमने स्टोर करवा ली। पहली हेडलाइन ये है आपकी, दूसरी हेडलाइन आपकी ये है, तो ये सारी की सारी 5 हेडलाइंस हैं आपकी। अब वो कह रहा है कि लेट्स प्रोसेस एंड प्रिडिक्ट देम। अब इनको प्रोसेस करते हैं, इनका रिस्पॉन्स जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये क्या किस किस्म की जो है वो आउटपुट दे रहा है। अच्छा, जब इसने एल डी अंडरस्कोर प्रिडिक्टर डॉट प्रिडिक्ट से प्रिडिक्ट करवाई, सैंपल्स के अंदर हमारे पास वो 5 की 5 हेडलाइंस पड़ी हुई हैं, उनको प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश की है कि क्लस्टर इनके आप कैसे सेम बनाते हो। तो हमारे पास क्या आया, द रिस्पॉन्स कंटेन अ स्कोर वेक्टर फॉर ईच रिव्यू, ईच वेक्टर रिफ्लेक्ट्स अ मिक्स ऑफ टॉपिक विद अ स्कोर पर टॉपिक। अच्छा, हमने उसको 10 टॉपिक्स दिए थे, उसने बताया है कि भाई जो आपका टॉपिक मिक्सचर 1, टॉपिक मिक्सचर 2, 3, 4 और 5, 5 के 5 हेडलाइंस जो हैं उनके उसने स्कोर रिटर्न किए हैं। अच्छा, 1, 2, 3, टॉपिक नंबर 3 पर उसने 54% प्रोबेबिलिटी दी है। यहाँ पर उसने दूसरी हेडलाइन में टॉपिक 1 को 51% प्रोबेबिलिटी दी है, टॉपिक 2 को 49% प्रोबेबिलिटी दी है। इसी तरह तीसरी हेडलाइन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टॉपिक को उसने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दी है 40%। ठीक है, अब ये क्लस्टर 1 से बिलोंग कर रहा है, क्लस्टर 2 से बिलोंग कर रहा है, किस किस क्लस्टर की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है ये हमने रिटर्न की है। हम क्या करते हैं कि इसको ज़रा इजी टू अंडरस्टैंड रीडेबल फॉर्म में ले आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है ना हर हेडलाइन की, सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। ये उसके नीचे नेक्स्ट उसका कोड लिखा हुआ है। अच्छा, ये उसने बता दिया है कि पूरे का पूरा हर टॉपिक के अगेंस्ट पूरे का पूरा वेक्टर नहीं हम ले रहे, सिर्फ हम उससे ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक बताओ हमें, सबकी आउटपुट ना दो, सिर्फ जो हाईएस्ट स्कोर है ना जिस टॉपिक का आप समझते हो कि ये हेडलाइन जो है इस टॉपिक से बिलोंग करती है या इस क्लस्टर से बिलोंग करती है, सिर्फ एक क्लस्टर का बताओ, और कौन से क्लस्टर का बताना जिसकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उसने बताया कि जो आपकी पहली हेडलाइन है ना उसको मैंने क्लस्टर 2 के अंदर रखा है, और दूसरी हेडलाइन को क्लस्टर 0 के अंदर रखा है, थर्ड को क्लस्टर 4 के अंदर रखा है, और आपकी जो फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाती है उनको मैंने सेम क्लस्टर के अंदर रखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने ये अब एनालाइज किया है कि पहली, दूसरी और तीसरी हेडलाइन जो है ना उसमें बिल्कुल भी एक तरह की बात नहीं हो रही, तो उनके मैंने अलग अलग क्लस्टर बना दिए हैं। लेकिन जो चौथा और पांचवा टॉपिक है ना आपका या हेडलाइन है आपकी, उसमें सेम तरह की बात हो रही है, तो उनका सेम क्लस्टर बनता है। अब हम देखते हैं क्या चौथी और पांचवी हेडलाइन के अंदर सेम तरह की बात हो रही है, क्या इसने बिल्कुल सही आउटपुट दी है। अच्छा जी, चौथी आपकी है, लास्ट वाली आपकी पांचवी है, ऑल AFL प्लेयर्स टू फेस कवर टेस्ट बिफोर ट्रेनिंग रिज्यूम्स। अभी आपके माइंड के अंदर कोई टॉपिक बन रहा होगा कि यार ये ना कोई प्लेयर्स की कोई कोविड के टेस्ट हैं, कोविड के टेस्ट के रिलेटेड जो है ना वो बात हो रही है प्लेयर्स का, कि वो ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले प्लेयर्स का वो होना चाहिए। अच्छा, उससे ऊपर वाला चौथी हेडलाइन आपके पास क्या है कि जर्मनी इज, ये पता नहीं क्या लिखा, प्लान्स इट्स रिटर्न फ्रॉम लॉकडाउन एज फुटबॉल वर्ल्ड वाच। ठीक हो गया। तो क्या ये दोनों सेम क्लस्टर में बनते हैं, सेम तरह की बात हो रही है, आप लोग बताएं। जी सर, हो रही है। हो रही है ना, दोनों प्लेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप इसको नाम ही स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का दे दें। ठीक है, तो उसको नहीं पता कि स्पोर्ट्स की बात हो रही है किसकी बात हो रही है, उसने बस कहा कि यार जिसकी भी बात हो रही है ना बहरहाल सेम हो रही है, ये दोनों क्लस्टर सेम बनते हैं। तो
इससे पीछे वाले जितने भी आपके पास हेडलाइंस हैं आप देखेंगे उसमें कहीं स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं होगा, किसी और चीज़ों से रिलेटेड हो रहा है। जैसे ये नॉर्थ कोरिया की कोई पॉलिसी से रिलेटेड जिक्र हो रहा है, और ये ऑस्ट्रेलियन टैरिफ से रिलेटेड कोई जिक्र हो रहा है। अगर वहां भी कहीं स्पोर्ट्स का जिक्र हो रहा होता तो उसने उसको भी उसी क्लस्टर के अंदर रखना था। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये एक वर्ड के अंदर नहीं आपको आउटपुट देता, कि भाई जैसे कि चौथे और पांचवी हेडलाइन के अंदर वो इसका नाम स्पोर्ट्स रख देता, उसको नहीं रखना आता। उसको सिर्फ, वो बिल्कुल नल्ला है, उसको सिर्फ ये पता होता है कि इस हेडलाइन के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर सेम बात हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसको डिफरेंट बात मिलती है तो वो कहता है कि यार इसका क्लस्टर डिफरेंट है। वो हमें अनफॉर्चुनेटली हमें एज इट इज वर्ड नहीं कोई रिटर्न करता, कि हम कहें यार नहीं हमें ये ना बताओ कि ये टॉपिक 4 रिटर्न ना करो या टॉपिक 2 रिटर्न ना करो, हमें हार्ड कोडेड बताओ कि स्पोर्ट्स की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये आउटपुट नहीं आती हमारे पास, क्लस्टर के फॉर्म में आती है कि यार इनमें सेम बात हो रही है, इनमें सेम बात नहीं हो रही, इन दो चार सेंटेंसेस में सेम बात हो रही है। तो वो एक क्लस्टर से एक बनते होते हैं सिर्फ। आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके उन क्लस्टर्स को टॉपिक के नाम में खुद कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी सरदर्द आपको खुद लेनी पड़ती है। अब फॉर सेफ, अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसके अंदर एक रियल टाइम में आपने उसको डिप्लॉय किया है, आपके कस्टमर्स हैं वो वहां पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपके मॉडल प्रिडिक्ट करके उनको आउटपुट रिटर्न करता है। अगर वो आउटपुट इस टाइप की रिटर्न करते हैं जी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, तो जो बेचारा लेमैन कस्टमर है आपका जो बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं पता, वो क्या सोचेगा यार ये क्या, लाइक व्हाट इज दिस, टॉपिक 1 आउटपुट रिटर्न कर दिया इसने, टॉपिक 2 रिटर्न कर दिया, टॉपिक 3 रिटर्न कर दिया, मैं इसका चार डालूं, मैं इसका क्या करूं। तो आपने थोड़ी सी यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, ये काम करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके इनको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि आपने 10 क्लस्टर्स बनाए हैं, तो आपने उन क्लस्टर्स को अब खुद से नाम देने हैं। एल्गोरिथम आपका बिल्कुल भी उनको नाम नहीं देगा। एल्गोरिथम मैक्सिमम ये बताएगा कि जो आपके 1 लाख ट्रेनिंग सैंपल्स आए हैं ये इन 10 क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, इन इन सेंटेंसेस में सेम तरह की बात हो रही है, इन इन सेंटेंसेस में सेम तरह की बात हो रही है, इनमें डिफरेंट बात हो रही है। सिर्फ उनके एक हजूम सा उनका क्लस्टर बनाएगा। फिर उन क्लस्टर्स को इंडिविजुअल तौर पर नाम जो है ना वो आपने खुद देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद यही काम होगा कि हम उनको नाम देंगे। अच्छा, नाम देने का काम शायद वो एंड में कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो एनटीएम एल्गोरिथम का भी आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अच्छा, एनटीएम और एलडीए में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एनटीएम आपका ये करता है कि आपको ना वेट स्कोर्स आपको रिटर्न कर देता है कि कौन सा वर्ड कितना वेटेज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं उसको एक क्लस्टर के अंदर प्लेस कर रहा हूँ या एक टॉपिक का नाम दे रहा हूँ उसको, तो कौन से ऐसे हाई इम्पैक्टिंग वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, या वो ये भी आपको रिटर्न करता है कि उनका वेट क्या है और वो कितने वर्ड्स एक दूसरे से डाइवर्स हैं। अगर एक टॉपिक को उसने एक नाम दे दिया है तो वो ये बताएगा कि इसके अंदर जो वर्ड अकर हो रहे थे वो आपस में कितना रिजेंबल कर रहे थे, या वो आपस में एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ थे। तो वो उसका जो मेजरमेंट्स है ना वो भी रिटर्न करता है, जो कि हमें फर्दर एनालिसिस करने के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, ये सारे का सारा पिछला कोड वही सेम है। यहाँ पर एलडीए की जगह आपने एनटीएम करना है, पहला काम जो आपको हाथ से करना पड़ेगा वो ये है। उसके बाद बाकी काम आपके सारे सेम है। थोड़े हाइपर पैरामीटर आपने अगर नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने अपनी तरफ से बनाने हैं आप बना सकते हैं, जितने क्लस्टर आप बनाना चाहते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन 10 टॉपिक से रिलेटेड बात होती, 20 से होती, 25 से होती, जो आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने मॉडल को फिट करके ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई और उसने आपको ये एक एवरेज वेट, अभी एवरेज वेट आपको रिटर्न कर रहा है, इंडिविजुअली भी रिटर्न करेगा कि हर एग्जाम्पल से रिलेटेड उसका इंडिविजुअली वेट क्या है।
तो ये टोटल लमसम हमने एक एवरेज वेट भी रिटर्न करवाया। अब ये WETC और TU हैं क्या एक्चुअल में, ये आपको रिटर्न क्या करते हैं, इनको रीड कैसे करना है वो आप देखें थोड़ा सा। When training is complete, we see plenty of information in the training log. First, we see the average WETC and TU scores for the topics. TU आपको बताता है टॉपिक यूनिवर्सिटी के एक टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है। यूनिवर्सिटी से मुराद है कि वहदानियत, मतलब कि एक चीज से मुतलका आप कितना चाह रहे हो वो है। तो 0.86 से मुराद है कि ओवरऑल आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के अंदर 80% मतलब कि एक टॉपिक से रिलेटेड बात जा रही है, एक डायरेक्शन में बात जा रही है, और 14% वो थोड़ा सी बात दाएं बाएं हो जाती है। ये आपको ये चीज़ बताती है कि यूनिवर्सिटी टॉपिक में कितनी है। WATC आपको वेटेज दे रही होती है टॉपिक की, ये एक एवरेज होनी चाहिए, मतलब कि 50% के राउंड अबाउट, तो ये 42% है। इससे ये मुराद है कि जो आपके वर्ड्स, जो वोकैबुलरी अकर हो रही है हर टॉपिक के अंदर, उसका आपस में उन वर्ड्स का रिलेशन क्या है। सिमेंटिक रिलेशन हमेशा हम कहते हैं कि लाइक, हाँ, जिस तरह एक वर्ड है गुड है और एक्सीलेंट है, इन दोनों का जो है ना आपस में बड़ा डीप रिलेशन है, क्योंकि ये एक एक ही चीज़ को एक तरह से रेफर कर रहे होते हैं। गुड की जगह बेटर, एक्सीलेंट, बेस्ट अच्छी फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनका आपस में बहुत क्लोज रिलेशन होता है। इसी तरह गुड और बैड का आपस में जो है वो भी रिलेशन है। उनका क्या रिलेशन है कि गुड और बैड एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसको हम एंटोनिम कहते हैं, कि गुड का बिल्कुल ऑपोजिट है बैड, उनका भी आपस में एक रिलेशन है। तो लेकिन रिलेशन किस चीज़ का नहीं हो, जैसे एक फॉर से बॉटल कह लेता हूँ मैं इधर, बॉटल एक वर्ड है और एक वर्ड मेरे पास आ जाता है कैलेंडर। अब बॉटल और कैलेंडर का क्या रिलेशन है, तो ये वर्ड्स जो हैं बहुत एक दूसरे से जो है सिमेंटिक रिलेशन के लिहाज से बहुत दूर है। तो ये एक आपको जो है ना ये वेटेज, ये वाला पैरामीटर आपको ये बता रहा होता है आपकी किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड के इसमें कितनी सिमेंटिक रिलेशन वर्ड्स का आपस में क्या है। और TU आपको बता रहा होता है कि जो ये बात की जा रही है ओवरऑल इसके अंदर, वो एक टॉपिक से रिलेटेड की जा रही है या एक टॉपिक से आप हट रहे हो अपनी गुफ्तगू में। तो ये चीज़ आपको रिटर्न आ रहा होता है। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन LDA एंड NTM एल्गोरिथम, के दोनों काम सेम ही करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, टॉपिक को मॉडल करते हैं, लेकिन NTM क्या करता है कि एक ये एक्स्ट्रा फीचर आपको प्रोवाइड कर देता है जस्ट। अच्छा, अब इसके बाद वो यहाँ पर सारे के सारे सैंपल्स को एक एक करके वो पैराग्राफ्स को देता है मॉडल को, और उनकी आउटपुट को एनालाइज करता है। तो कहता है कि लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम इनपुट देना शुरू करते हैं और इनपुट देते हैं और उसका स्कोर भी रिटर्न करते हैं, और एल्गोरिथम की तरफ से ये भी रिटर्न करते देखते हैं कि उसने इसको कौन से क्लस्टर में रखा है, क्या सेम क्लस्टर में रखा है जिनकी सेम बात हो रही है, या उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में रखा हुआ है। तो पहला टॉपिक है आपके पास, अगर आप पढ़ें तो स्टेबिंग, चार्ज, गिल्टी, प्लीड्स, मर्डर, फेटल, मैन, बेल, जेल, शूटिंग, अरेस्ट। तो ये वर्ड्स पढ़कर आपको क्या लग रहा है, इसको क्या नाम दें? कोई क्राइम और अदालत से रिलेटेड काम, मतलब हाँ, इसका रिलेशन है। अच्छा, उसने इसको आउटपुट रिटर्न की, दिस इज टॉपिक 0, एक क्लस्टर रिटर्न कर दिया, तो मैंने एक खास क्लस्टर में इसको रख दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको सरदर्द लेनी पड़ेगी कि आपने टॉपिक 0, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, इनको फर्दर आगे नेम देने हैं। कीप इट इन माइंड, ये काम थोड़ा आपको करना पड़ना है। उसने सिर्फ क्लस्टर बना देने हैं, उसने जस्ट ये टर्न करना है कि यार ये पहले 3 पैराग्राफ क्लस्टर 4 से बिलोंग करते हैं। तो व्हाट क्लस्टर 4 इज एक्चुअली, वो आपको खुद रीड करके बताना पड़ना है कि यार ये इससे बिलोंग करते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि वन टाइम आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़नी है, फिर जब भी रियल टाइम इनपुट आएगी आपके कस्टमर की तरफ से, आपके क्लाइंट की तरफ से, तो 4 से आपका एल्गोरिथम रिटर्न करता है क्लस्टर 4। तो आप क्लस्टर 4 को एज इट इज उठा के कस्टमर को नहीं दे देंगे, बल्कि आपको पहले से पता होगा कि यार क्लस्टर 4 को मैंने क्राइम का नाम दिया था या स्पोर्ट्स का नाम दिया था, तो मुझे क्लस्टर 4 वर्ड नहीं अपने कस्टमर को भेजना,
बल्कि मैंने जो सैंपल डाटा को स्टडी करके हर क्लस्टर को 0 से लेकर 9 तक को डिफरेंट नाम दिए थे, मुझे वो नाम सेंड करने हैं। क्योंकि अगर आप कस्टमर को जो है वो टॉपिक 0 या टॉपिक 8 या टॉपिक 9 रिटर्न कर देंगे तो उसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर खुद से एफर्ट करनी है। हमने क्लस्टर 0 से स्टार्ट करके 9 तक जो 10 क्लस्टर रखे हैं उनको खुद से नाम देने हैं, हमने मैपिंग कर देनी है और अपने एल्गोरिथम के अंदर लिख देना, अपने पाइथन कोड के अंदर लिख देना है कि जब भी आपका मॉडल रिटर्न करे क्लस्टर 0 या टॉपिक 0, तो एज इट इज टॉपिक 0 आपने फॉरवर्ड नहीं कर देना मेरे कस्टमर को, बल्कि टॉपिक 0 की जगह आपने कर देना है क्राइम, टॉपिक 1 की जगह कर देना है स्पोर्ट्स। जिस तरह आप वो डिक्शनरीज नहीं आपने पढ़ी थी, आपने की और वैल्यू पेयर बनाते थे आप, ठीक है, तो कीज के अंदर आपने क्या कर देना है, कीज के अंदर आपने टॉपिक 0 से लेकर 9 तक वो सारे टॉपिक लिख देने हैं और उनकी आगे कॉलन डालकर उनकी वैल्यूज लिख देनी है, जिस तरह हम की वैल्यू पेयर्स बनाते होते थे डिक्शनरी में। जब पाइथन हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर की थी, वहां पर हमने डिक्शनरी पढ़ी थी, तो की वैल्यू पेयर्स आपने बना देने हैं उसके। समझ लगी इस बात की मेरी? यस सर। ठीक है सर, ये सैंपल खुद से डिफाइन करना काफी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तो मिलियंस में हमारे पास डाटा आ जाता है, तो हम किस नहीं तरह देखिए, उसको जस्टिफाई बस करेंगे कि इस बस आपने इस तरह से करना है कि आपने चंद एक सैंपल्स रीड कर लेने हैं। ठीक है, आपने बस ये देख लेना है कि टॉपिक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लस्टर रखे हैं ना, तो 10 के 10 के आपने ना कुछ सैंपल निकाल लेने हैं और आपने देखना है कि उन 10 क्लस्टर्स में किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। तो जिस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है ना, आपने उस क्लस्टर का नाम वही रख देना है। तो जस्ट आपको 10 क्लस्टर्स के लिए 10 यूनिक सैंपल्स निकालने पड़ेंगे कि जिसमें 10 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है। उन 10 टॉपिक्स को आपने नाम दे देना है। अब वो यही काम तो कर रहा है, यहाँ पर देखें वो कैसे कर रहा है। अब उसने एक सैंपल निकाला पहले वाला, उसके अंदर ये वाले वर्ड्स अकर हो रहे थे, ठीक है, उसने उसको नाम दे दिया, आपके मॉडल ने उसको नाम दिया था टॉपिक 0 का, आपने उसको नाम दे दिया क्राइम का, कि जब भी आपके मॉडल ने टॉपिक 0 रिटर्न करना है तो मैंने अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को आगे क्राइम रिटर्न करना है। मैंने टॉपिक 0 नहीं उसको भेजना, टॉपिक 0 को उसको कुछ समझ नहीं आएगी। तो आपने एक ब्रिज का किरदार अदा किया अपने मॉडल और अपने क्लाइंट के दरमियान में, कि जो आपका मॉडल रिटर्न कर रहा है आप इन इंडिविजुअल तौर पर उसको चेंज कर रहे हैं, उसको रीमैप कर रहे हैं और फिर आगे आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं, जिसको ताकि थोड़ा पता चले कि ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, इसी तरह ये वाला जो सेंटेंस है इसको नाम दिया उसने टॉपिक 1 का। तो आप उस टॉपिक को खुद से थोड़ी पढ़ने की जहमत करते हैं। सीकर सेलम क्लाइमेट लाइफ फ्रंट हेयर चेंज एक्सपोर्ट कार्बन टैक्स कोर्ट विंड चैलेंज टोल, हेयरिंग हो रही है कोर्ट में कार्बन टैक्स और दिस एंड दैट इससे रिलेटेड, उसने जी इसको लीगल प्रोसीडिंग का नाम दे दिया। तो आपने कहा कि जब भी मेरे मॉडल ने आउटपुट रिटर्न करनी है टॉपिक 1, तो टॉपिक 1 को मैंने कन्वर्ट कर देना है लीगल के अंदर। ठीक है, टॉपिक 1 को रिप्लेस कर दिया जाए लीगल वर्ड्स के साथ। अच्छा, उसके बाद ये अगला एक आ जाता है आपके पास टॉपिक, तो वो उसको क्या करता है, उसको उसने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लस्टर का नाम दे दिया, तीसरा क्लस्टर उसने उसका बना दिया आपके मॉडल ने। लेकिन आपने उस तीसरे क्लस्टर को आप कोई ना कोई नाम देना है। तो आप खुद से मैनुअली उसको रीड करते हैं, सीकर क्रू आवर्स असलम कॉज डैमेज ट्रक कंट्री फायर दिस एंड दैट। आपको पता चल गया यार ये कुछ डिजास्टर से रिलेटेड बात हो रही है, आपने खुद से उसको डिजास्टर का नाम दे दिया, लेट्स कॉल इट डिजास्टर। तो तीसरा क्लस्टर आपने डिफाइन किया जो कि डिजास्टर के नाम से था। अब देखते हैं हम वो क्लस्टर जो बार बार इसी तरह 8 9 तक आपने क्लस्टर बना दिए। ठीक हो गया, आपने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े, हर क्लस्टर से रिलेटेड आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्लस्टर 1 के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, 2 3 4 5 7 8 9 नाइन्थ क्लस्टर के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। आपने वो क्लस्टर रीड किए और उनको खुद से मैनुअली असाइन कर दिया उनका नाम। अच्छा अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टॉपिक्स के नाम से, और वो सारे के सारे क्लस्टर 1 को आपने क्राइम का नाम दिया था, 2 को लीगल का, डिजास्टर का, स्पोर्ट्स का, और इसका आपको नहीं पता चला था, बड़ी मिक्स सी बात हो रही थी, आपने अननोन का नाम दे दिया, इंटरनेशनल लोकल फाइनेंस पॉलिटिकल
और फिर एक ऐसी टॉपिक पे बात हो रही थी, आपको नहीं पता चला, आपने उसको अननोन 2 का नाम दे दिया। तो ये वो सारे के सारे 10 क्लस्टर जो आपने डिफाइन किए थे, 10 टॉपिक्स जो आपने डिफाइन किए थे, उनको आपने अब नाम दे दिया है। ठीक है, अब आप प्रिडिक्शन करवाना चाह रहे हैं आउटपुट की। आपने ये 5 के 5 सैंपल्स भेजे उसको, ठीक है, और उसने आपको आउटपुट रिटर्न करनी है। ये वही सैंपल्स हैं जो वही सेंटेंसेस हैं जो अभी पीछे एग्जांपल में हमने देखे थे। तो वही के वही सैंपल्स हैं और इनसे आपने आउटपुट करवाई तो आपके पास ये आउटपुट आई पांचों की। अगर मैं पहले वाले से रिलेटेड देखूं तो पहले वाले के फाइनेंस, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स। फाइनेंस की उसने कहा है कि फाइनेंस की चांसेस हैं कि ये 30% है, इंटरनेशनल का 22% और स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुफ्तगू ये 9%। हम हर सेंटेंस से रिलेटेड 3 आउटपुट प्रेडिक्शंस जान के ले रहे हैं। ये देखें, ये आप यहाँ पर अगर 2 कर देना तो आपको 2 रिटर्न करेगा। अगर आप सिर्फ टॉप प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं भाई सिर्फ हमें एक बताओ कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो आप यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कितना टॉप वाले लेना चाह रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो था उसके अगेंस्ट उसने, चूंकि हमने उसे 3 बोला था कि 3 क्लस्टर आपके जो है आप हमें रिटर्न करें कि ये तीनों में 3 टॉप के क्लस्टर्स कौन से हैं जिससे बिलोंग कर सकता है। तो उसने कहा कि पहले नंबर पे जो इसका क्लस्टर बनता है वो फाइनेंस बनता है। असल में हमारे मॉडल ने फाइनेंस रिटर्न नहीं किया, हमारे मॉडल ने रिटर्न किया होना यहाँ पर फाइनेंस आता है 0 1 2 3 4 5 6 7। हमारे मॉडल ने रिटर्न किया होना है टॉपिक 7, लेकिन बाद में हम उसको कोडिंग करके, ये वाला कोड करके हम उसको मैप कर रहे हैं कि जब भी टॉपिक 7 आए तो टॉपिक 7 नहीं आपने लिखना, वहां पर आपने लिखना है फाइनेंस। तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट के तौर पे फाइनेंस आ रहा है, वरना हमारे पास यहाँ टॉपिक 7 लिखा आना था। तो टॉपिक 7 हमने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं है कि अगर हम अपने क्लाइंट को टॉपिक 7 या 6 बोल दें। तो हमने खुद से मैनुअली ट्रेनिंग डाटा को रीड करके उनको डिफरेंट नाम दिए और उन नाम को मैप किया कि जब भी टॉपिक 1 आए तो ये वर्ड लिखा आना चाहिए, टॉपिक 2 लिखा है तो ये वर्ड लिखा आना चाहिए, टॉपिक 3 आए तो ये वर्ड लिखा आना चाहिए। हमने मैनुअली ये काम किया। तो अब देखते हैं कि क्या फाइनेंस से रिलेटेड बात हो रही है पहले सेंटेंस में। मेजर टैरिफ एक्सपेक्टेड टू एंड ऑस्ट्रेलियन वाले ट्रेडिंग चाइना, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो रही है, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी बात हो रही है। यूएस वुमन वांटेड और फेडरल क्रैश फॉर रिलीज आफ्टर कोरोना वायरस हाल्ट एग्जिस्टेशन। तो ये कोई प्रोटेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है इसमें समथिंग। हाँ, उसको उसने अननोन का नाम दिया हुआ है कि भाई हमें नहीं पता किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। अच्छा, तीसरा जो है आपका आ जाता है 50 ट्रेन्स आउट ऑफ सर्विस एज फॉल्ट फोर्सेस पैसेंजर्स टू पैक लाइक सर्डिस। ठीक हो गया, उसको उसने क्राइम का नाम दे दिया हुआ है। ये आपके एल्गोरिथम ने प्रिडिक्शंस की हैं अब सारी की सारी। तो ये चीज़ जो था दैट्स इट। तो यहाँ अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में कुछ समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट। जी क्लियर है सबको? सर ये जो एल्गोरिथम्स है ये हम सिर्फ सेज मेकर में ही कर सकते हैं, क्योंकि सेज मेकर हमें जो है ये चीजें देता है। जी जी, सेज मेकर में ही हो रहा है। अगर हम इसको वैसे किधर किसी और में हम करना चाहें, लाइक अपनी लोकल मशीन के अंदर, तो फिर उसका आपको कोड लिखना पड़ेगा। जो सेज मेकर आपको बिल्ट इन लाइब्रेरीज दे रहा है तो वो देखना पड़ेगा। सम टाइम सेज मेकर के अलावा भी आप वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, लेकिन जोन से काम सेज मेकर ने खुद से अपने कोड करके रखे हुए हैं, अपनी जाती क्लासेस बनाई हुई जो पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेज मेकर की हदूद में ही आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी अब एप्लीकेशन फास्ट टेक्स्ट है ना, फेसबुक का है, तो वो तो आप लोकल में यूज कर सकते हैं, उसका सेज मेकर से तल्लक नहीं है। बहुत सारी चीजें आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेज मेकर की अपनी जाती एफर्ट है
वो SageMaker अपने से बाहर यूज नहीं करने देता उसको। ये SageMaker ने कुछ पेड भी रखी हुई है, मतलब कोई लाइब्रेरीज पेड भी हो? वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स के पेड हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग ये किया करें कि यार जब नेक्स्ट किसी लेक्चर में आया करें ना अगले में, तो पिछला थोड़ा रीड करके ना बुक को स्टडी करके आया करें। इससे ये होता है कि आप क्वेश्चन जनरेट करके आएंगे। अभी आपके माइंड में ऐसा जितने ज़्यादा क्वेश्चन ही जनरेट हो सकते, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें कुछ, और वीडियो आपने रिकॉर्डिंग की होती है, आप वहाँ से देखते हो दोबारा, वही रिकॉर्डिंग वही टॉपिक वही बात बार बार सुनते हो, समझ आ जाती है। समटाइम नहीं आती, नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर क्वेश्चंस लेके आते हो कि यार बुक की ये थ्योरी सर हमने स्टडी की थी लेकिन नहीं समझ में आ रही, ये रिपीट करवाएं या व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेते हो। तो ये जो है ना वो साथ साथ किया करें, वरना इस तरह नहीं फायदा है कि सिर्फ आपने 2 घंटे की क्लास सुन ली। तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी ना कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। एंड है आपके इस सर्टिफिकेशन का, इस कोर्स का। तो ये एंडिंग जो है ना अपनी ना खराब करें, क्योंकि ये एंडिंग के अंदर वो चीज़ें पढ़ें, असल में है एंडिंग ही। पीछे तो वो सारी आपने वो पढ़ी है कि जो आपको हेल्पफुल साबित हो आज के क्वार्टर में, आज की दुनिया में। अगर आपने क्वार्टर 1 में पाइथन पढ़ी है तो पाइथन पढ़ना मेन मकसद नहीं था, वो इसलिए पढ़ी थी कि एआई का काम उसमें कर सकें। सेकंड क्वार्टर में आपने बहुत थ्योरीज पढ़ी हैं, वो थ्योरीज क्लाइंट को नहीं पढ़ानी थी आपने, वो इसलिए की थी कि आप क्वार्टर 4 में जो आपने एंड टू एंड एप्लीकेशन एक बनानी उसके लिए आपको फायदेमंद साबित हो सके। तो अगर आपने पहले 3 क्वार्टर अच्छे लगा लिए हैं, अब जब उसी थ्योरीज को, उसी कोड को अब एक एप्लीकेशन बनाने का टाइम आया है, थोड़ा सा काम कम्प्लेक्स हुआ है, और जब वो काम आया है जिससे अब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, मनी मेकिंग कर सकते हैं, वो काम आया है, तो आप लोगों की स्पीड उतनी ही स्लो हो गई है। तो फिर ये पीछे भी 3 क्वार्टर्स का कोई मतलब कि उस एफर्ट का फायदा नहीं जाना, क्योंकि वो एफर्ट इसलिए थी कि क्वार्टर 4 का काम कर सकें हम। क्वार्टर 4 में जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स बनानी है, क्लाउड की सर्विसेज पढ़नी है, एंड टू एंड एप्लीकेशन बनानी है, वो काम कर सकें। तो वो काम जब आया है तो उस पर आप जो है वो इतनी नहीं तवज्जो दे रहे हैं, थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ते में नहीं रह रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो उसका अल्टीमेटली अपना नुकसान है। तो उसको थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों को हिलजुल किया करें, उनको बुक की थ्योरीज पढ़ें, उसको AWS में जाके इम्प्लीमेंट करें। चलें, अगर ये नहीं करना तो जो आप अपने FYPs कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स पकड़े हुए हैं या कुछ भी नहीं किया हुआ तो वैसे ही हैंड्स ऑन कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो कर लें, वो मेरे साथ आउटपुट शेयर करें, इनकी ट्यूनिंग करें, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी दिखाया करें। ठीक है, तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन हुए तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।